हेलो स्टूडेंट। तो हम आज देखते हैं बायोलॉजी का जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। और इस चैप्टर से लगभग 12 नंबर क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो इसको सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस का डिफिनेशन क्या हो, डिफिनेशन क्या है, लाइफ प्रोसेस को कहते हैं क्या है। तो द बेसिक फंक्शन which is performed by the living organism to maintain their life are called life processes। तो वो सारे जो काम जो हम अपने आप को जीवित रखने के लिए करते हैं वो सब क्या कहलाता है, लाइफ प्रोसेस। जैसे एग्जांपल के लिए जैसे एक्सक्रीशन हो गया, रिस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, मूवमेंट हो गया, इस एक्सेट्रा जितने भी काम जो हम लोग अपने जीवन को चलाए रखने के लिए, जीवित रखने के लिए करते हैं, सब क्या कहलाता है, लाइफ प्रोसेस। तो इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, चैप्टर पढ़ना है न्यूट्रिशन क्या है, रिस्पिरेशन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन क्या है, एक्सक्रीशन क्या है, इस सारे चीजों को पढ़ना है। हम लेकर के सबसे पहले देखते हैं। तो न्यूट्रिशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, मतलब भोजन को प्राप्त करना और इस भोजन से एनर्जी उत्पन्न करना कहलाता है न्यूट्रिशन। ठीक है, तो न्यूट्रिशन क्या समझ आएगा। नेक्स्ट क्या है, रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड टू ऑब्टेन एनर्जी। पूरा फूड को तोड़ना, इस फूड से एनर्जी प्राप्त करना कहलाता है रिस्पिरेशन। और न्यूट्रिशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, भोजन को प्राप्त लेना और इसका उपयोग करना कहलाता है न्यूट्रिशन। उसके बाद क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट्स टू अनदर पार्ट्स। और कोई भी जो हमारे इंपॉर्टेंट जो फूड है, जैसे इंपॉर्टेंट फूड है, तो बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स में ट्रांसफर करना ट्रांसपोर्टेशन का। और एक्सप्रेशन क्या है, द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी, फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल है जो हम सही से उसको रिमूव करते हैं, ये क्या होता है, एक्सप्रेशन। तो आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। इसमें देखिए आगे न्यूट्रिशन है। तो न्यूट्रिशन दो प्रकार के, न्यूट्रिशन के दो मोड है। एक है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा क्या है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या बोलेंगे, द ऑर्गेनिज्म मेक इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स, ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वैसे न्यूट्रिशन है जिसमें जो जीव होते हैं, जैसे इसमें विशेष करके ग्रीन प्लांट्स, को अपना भोजन स्वयं बनाते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल से। इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे हो गया सनलाइट हो गया, वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड से। तो इस मोड न्यूट्रिशन क्या बोलते हैं, वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, इसमें कौन आते हैं, ग्रीन प्लांट्स और ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। इनका मोड न्यूट्रिशन क्या है, ऑटोट्रॉपिक। और जिनका मोड न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक है वैसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप। नेक्स्ट इसका जो टाइप्स है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है, ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, एग्जांपल ह्यूमन, कैट्स, फंगी, फिश एटसेट्रा। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वैसे न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाएंगे, किसी इनऑर्गेनिक मटेरियल से, और वो दूसरे प्लांट्स पर या एनिमल्स पर डिपेंड रहेंगे। उनका न्यूट्रिशन क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जिनका भी मोड न्यूट्रिशन होता है वैसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉप। उसी के एग्जांपल कौन है, ह्यूमन है, कैट्स है, फंगी है, फिश, ये सब आते हैं हेटेरोट्रॉप्स में। ह्यूमन बीइंग भी हेटेरोट्रॉप से, ये ह्यूमन बीइंग ये अपना भोजन इनऑर्गेनिक मटेरियल से बना नहीं पाते हैं, ये डिपेंड रहते हैं प्लांट्स पर और एनिमल्स पर। नेक्स्ट इसमें क्या है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को तीन भागों में बांटा गया, एक है होलोजोइक, दूसरा है सैप्रोफाइटिक और तीसरा पैरासाइटिक। होलोजोइक में क्या, ऑर्गेनिज्म कंज्यूम एंड इंटरनली डाइजेस्ट ऑर्गेनिक फूड सब्सटेंसेस। इसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है, फूड को कंज्यूम करते हैं, इस कंज्यूम फूड को डाइजेस्ट करते हैं, इसको हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में कौन आते हैं, तो ह्यूमन बीइंग हो गया, डॉग हो गया, कैट हो गया, अमीबा, पैरासाइट, ये इनका मोड न्यूट्रिशन है होलोजोइक। इसके बाद सैप्रोफाइटिक है। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में क्या है, जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपना जो फूड है डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से ऑब्टेन करते हैं। इसमें एग्जांपल्स कौन है, फंगी हो गया, यीस्ट हो गया, मशरूम, ये हमेशा डेड एंड डिकेइंग मटेरियल के पास ही ग्रो होते हैं। तो इनके मोड न्यूट्रिशन को बोलते हैं सैप्रो
सेप्रोफाइटिक और ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं हम लोग सेप्रोट्रॉप। नेक्स्ट यहाँ पर जो है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में क्या है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, है ना। तो वैसे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीव से प्राप्त करते हैं उनको हम बोलते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम बोलते हैं पैरासाइट। एंड इसका एग्जांपल्स में कौन है, जैसे इसमें लाइस, लीच है, टेपवार, कुत्ता है, इसको हम भी बोलते हैं। और ये सब आता है पैरासाइटिक प्लांट्स में हो गए कस्कुता, है ना, क्योंकि इसमें क्लोरोफाइल होता नहीं, इसलिए अपना भोजन इसमें नहीं बना पाते हैं, दूसरे प्लांट से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इनको हम लोग बोलते हैं पैरासाइट प्लांट्स। और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जो पैरासाइटिक है। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। इसमें ये क्वेश्चन जो पूछा गया था 2017 में पूछा गया, 2020 में पूछा गया, 2021 में। तो ये क्वेश्चन क्या है, बीच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म एक्जिबिट सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है सेप्रोट्रॉपिक। सेप्रोट्रॉपिक जो अपना भोजन डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से प्राप्त करते हैं, उसका आंसर कौन है, मशरूम। क्योंकि मशरूम जो अपना जो फूड है डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से प्राप्त करता है। एक और क्वेश्चन जो है नेक्स्ट, इसमें जो है इसमें फोटोसिंथेसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस को हिंदी बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो फोटोसिंथेसिस एक प्रक्रिया है जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं। सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफाइल और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में। तो देखिए फोटोसिंथेसिस डिफरेंस क्या है। The process by which green plants make their own food from carbon dioxide and water by using sunlight energy in the presence of chlorophyll is called photosynthesis। तो फोटोसिंथेसिस एक प्रक्रिया है इसमें ग्रीन प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर से और सनलाइट एनर्जी को यूज करके क्लोरोफाइल के प्रेजेंस में। ठीक है, तो जो फोटोसिंथेसिस के लिए कंडीशन क्या जरूरी है, फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से कंडीशन जरूरी है। तो फोटोसिंथेसिस में 4 कंडीशन जरूरी है, जैसे सनलाइट हो गया, क्लोरोफाइल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर। ये 4 चीज जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये क्वेश्चन आता है व्हाट आर द कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए 4 कंडीशन जरूरी है, सनलाइट है, क्लोरोफाइल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर। एक और क्वेश्चन आता है व्हाट आर द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस का रॉ मटेरियल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड रॉ मटेरियल। लेकिन कंडीशन बोला जाए तो कितना बोला, 4। ठीक है, तो ये फोटोसिंथेसिस का जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन बार बार पूछा जाता है। तो इक्वेशन क्या है, फोटोसिंथेसिस के इक्वेशन में प्लांट्स क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या, वाटर, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट। सनलाइट को ट्रैप कौन करता है, क्लोरोफाइल। और प्लांट्स क्या करता है, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया करता है, उसमें क्या बनाता है, ग्लूकोज, C6H12O6 ग्लूकोज बनाता है, साथ में 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनाता है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये इसका स्टेप है। इसमें सबसे पहले फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्लांट को क्या करना पड़ता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफाइल। तो लाइट एनर्जी का एब्जॉर्ब कौन करता है, क्लोरोफाइल। इस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्शन करना पड़ता है। और फिर ये क्या करता है, एंड स्प्लिटिंग वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फिर इस वाटर मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन ऑक्सीजन में तोड़ा जाता है। उसके बाद क्या होता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन होकर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। तो इस प्रकार से फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट क्लोरोफाइल के द्वारा, उसके बाद है कन्वर्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, उसके बाद है और रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। तो इस प्रकार से 3 स्टेप में फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया कंप्लीट होता है। तो इसमें से ये जो इक्वेशन है इंपॉर्टेंस है फोटोसिंथेसिस को। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या है,
इस साइड ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का साइड होता है, फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है, तो फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में कहाँ होता है, प्लांट्स के बीच में होता है क्लोरोप्लास्ट, तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होता है, ठीक है। तो क्लोरोफाइल इज प्रेजेंट इन द ग्रीन कलर ऑर्गेनल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोफाइल क्या, क्लोरोफाइल में प्रेजेंट इन द ग्रीन कलर ऑर्गेनल, ये ग्रीन कलर का क्या है ऑर्गेनल है, इसे क्या बोलते हैं क्लोरोफाइल इनसाइड द प्लांट सेल, प्लांट सेल के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट, जो एक ग्रीन कलर का क्या है ऑर्गेनल्स है, ठीक है। द लीव्स आर ग्रीन बिकॉज़ दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट, प्लांट्स के लीव्स तो जानते हैं ग्रीन क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। क्लोरोफाइल इज प्रेजेंट इन विच ऑर्गेनल्स है ना, तो वह क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट जो क्लोरोफाइल होता है किस ऑर्गेनल में होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में, ऑर्गेनल्स का नाम है क्लोरोप्लास्ट और ऑर्गेन क्या है लीफ। तो ये क्वेश्चन आएगा कि इन विच ऑर्गेनल क्लोरोफाइल इज प्रेजेंट, क्लोरोफाइल कौन सा ऑर्गेनल में होता है क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। तो क्लोरोफाइल क्या है, ग्रीन पिगमेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन द लीव्स आर कॉल्ड क्लोरोफाइल, और क्लोरोफाइल प्रेजेंट कौन सा होता है ऑर्गेनल में क्लोरोप्लास्ट में, और इसके जो ऑर्गेन है, इसके ऑर्गेन का क्या नाम है लीफ, लीफ में प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट और उसी में होता है क्लोरोफाइल। उसके बाद देखिए क्या है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड इंटर थ्रू एस्टोमेटा, कार्बन डाइऑक्साइड कहां से इंटर होता है एस्टोमेटा, देखिए ये एस्टोमेटा है, जो प्लांट्स के लीव्स में जो टाइनी ओपनिंग होल होता है उसको क्या बोलते हैं, टाइनी पोर्स होता है उसको बोलते हैं एस्टोमेटा, और एस्टोमेटा के थ्रू से कार्बन डाइऑक्साइड इंटर होता है। तो एस्टोमेटा के टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, ठीक है। वाटर कैन टेकन अप बाय द रूट्स फ्रॉम सॉइल, तो वाटर को एब्जॉर्ब करता है रूट्स, रूट वाटर प्लांट्स के रूट्स में अभी होता है रूट हेयर जो दूर दूर से सॉइल पार्टिकल से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, और क्या भी करते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, ये सारे मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब करते हैं रूट्स। नाइट्रोजन इज टेकन फ्रॉम नाइट्रेट, जो नाइट्रोजन को प्लांट से एब्जॉर्ब करता है वो नाइट्रेट के फॉर्म में भी करता है या फिर नाइट्राइट के फॉर्म में। उसके बाद क्या होता है, प्लांट्स फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, प्लांट में जो फूड स्टोर होता है किस फॉर्म में होता है स्टार्च के फॉर्म में, व्हाइल इन एनिमल्स इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, प्लांट में फूड स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में, और एनिमल्स में किस फॉर्म में होता है ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं, अगर मान लीजिए ये हमारा ये हम लोग का एस्टोमेटा है, ये एस्टोमेटा, ये ओपनिंग एस्टोमेटा, ये क्लोजिंग है, तो जब एस्टोमेटा वाटर को एब्जॉर्ब करता है तो ये स्वेल हो जाता है और ओपन हो जाता है, स्वेल मतलब ये फूल जाता है जब एस्टोमेटा वाटर को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और जब एस्टोमेटा वाटर को लॉस्ट करता है तो ये श्रिंक हो जाता है। तो एस्टोमेटा के मुख्य रूप से 3 पार्ट्स हैं, जो एस्टोमेटा को गार्ड करते हैं, क्या बोलते हैं गार्ड सेल, ये ग्रिल सेल के होते हैं और इसको कवर करते हैं एस्टोमेटा को। एस्टोमेटा के जो ओपनिंग पोर्स उसमें होता है एस्टोमेटा पोर्स होते हैं, और साइड में जो एस्टोमेटा के होते हैं उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो इस प्रकार से एस्टोमेटा का 3 पार्ट्स होते हैं, इसमें लेबलिंग करने के लिए आता है, तो लेबलिंग करने के लिए देख लेना है यहाँ पर, जैसे देखिए जो साइड पे जो सेल है उसको बोलते हैं गार्ड सेल, और उसके बीच में जो ओपनिंग है उसको बोलते हैं एस्टोमेटा पोर, और ये जो छोटे छोटे ग्रीन कलर का दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। और ये हमारा क्या ओपन एस्टोमेटा, ये स्वेल है क्योंकि ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है, जब वाटर को लॉस्ट करता है तो ये होता है श्रिंक, तो ये होता है क्लोज एस्टोमेटा। और ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ एस्टोमेटा रेगुलेटेड बाय गार्ड सेल, गार्ड सेल, ये गार्ड सेल क्या करते हैं एस्टोमेटा को ओपनिंग करने में क्लोजिंग करने में सहायता करते हैं। अब आगे ऊपर देखिए फोटोसिंथेसिस इन डेजर्ट प्लांट, तो देखिए डेजर्ट प्लांट फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं, तो डेजर्ट प्लांट जो डे टाइम में होते हैं एस्टोमेटा रिमेन्स क्लोज टू कंजर्व वाटर, है ना। तो डेजर्ट प्लांट्स क्या करते हैं रात के समय में अपने एस्टोमेटा को ओपन करते हैं और दिन के समय अपने एस्टोमेटा को क्लोज करके रखते हैं ताकि वो ट्रांसपिरेशन ना करे, ट्रांसपिरेशन नहीं करने से क्या होगा वाटर लॉस कम होगा। ये रात के समय एस्टोमेटा को ओपन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके रख लेते हैं। CO2 taken at night used to prepare glucose in daytime, ये जो CO2 को जो एब्जॉर्ब करके रखते हैं इसका यूज करते हैं हम लोग डे के टाइम में फोटोसिंथेसिस करने के लिए। इस प्रकार से
ये डेड प्लांट्स अपना फोटोसिंथेसिस करना है। तो याद रखना कि डेड प्लांट फोटोसिंथेसिस करने के लिए डे के टाइम में अपना स्टोमेटा क्लोज रखते हैं ताकि वाटर लॉस ना हो। ये अपना स्टोमेटा ओपन करते हैं नाइट टाइम में, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके रखते हैं, और ये एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड की डे टाइम में यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है 2024 में 2021 में पूछा गया था, 22 में 23 में 24 में लगातार 4 साल ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या है तो बता दें। तो फोटोसिंथेसिस एक प्रक्रिया है जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन प्रिपेयर करते हैं वाटर कार्बन डाइऑक्साइड को यूजिंग करके सनलाइट के प्रेजेंस में। तो एक फोटोसिंथेसिस एक प्रक्रिया है जो पहले बता दी, इसको नोट से इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनल एंड द ऑर्गेन्स वेयर इट अकर। तो देखिए इसका ऑर्गेनल्स का नाम बताए थे कि क्लोरोप्लास्ट है, और ऑर्गेन क्या है इसका, लीव्स, जहाँ पर क्या होता है फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया। तो उसके बाद ये इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन होता है, ग्लूकोज वाटर प्लस ऑक्सीजन बनता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, और ये कांस्टेंट भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 4 बार एक क्वेश्चन को रिपीट हो चुका है। इसका सीक्वेंस है 21, 22, 23, 24, और अभी 25 में कुछ आ गया तो 26 में होता पूछ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, वेरिएटेड लिप्स। तो वेरिएटेड लिप्स वैसे लिप्स को बोलते हैं जिसके लिप्स में अलग अलग कलर होते हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं वेरिएटेड लिप्स, ठीक है। उसके यहाँ पर हम लोग टेस्ट करना है कि देखिए प्लांट्स को लिप्स के क्लोरोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफाइल नहीं रहेगा तो अपना वो भोजन नहीं बना पाएंगे। इसके लिए क्या करना है, देखिए यहाँ पर लोग पढ़ना है वेरिएटेड लिप्स, है ना। और इसको पहले बॉइलिंग वाटर में बॉइलिंग करना है वाटर के साथ। उसके बाद उसको अल्कोहल के साथ बॉइलिंग करना है ताकि इसमें जो लिप्स में जो क्लोरोफाइल है वो हट जाए। उसके बाद उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालना है। जैसे आयोडीन सॉल्यूशन डाला जाएगा ये पार्ट्स में, ये वाला पार्ट्स में, तो ये पार्ट्स अगर मान लीजिए ब्लू ब्लैक कलर हो जाता है, जैसे यहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर हो गया, तो ये शो करता है कि प्लांट्स जो लिप्स का फोटोसिंथेसिस किया था अपने भोजन को जमा करके रखा था स्टार्च के फॉर्म में, इसलिए से कलर क्या हो गया ब्लू ब्लैक, ठीक है। तो यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकलता है कि स्टार्च इज प्रेजेंट एट ग्रीन साइड ओनली प्रोवाइडिंग क्लोरोफाइल एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोफाइल बहुत जरूरी है। अब क्योंकि ये पार्ट्स में क्लोरोफाइल नहीं था तो ये पार्ट्स ब्लू ब्लैक नहीं हुआ, क्योंकि ये पार्ट्स में यहाँ पर क्लोरोफाइल नहीं था, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया नहीं हुआ, जिससे आप यहाँ पर जमा नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए एक और क्या एक्टिविटी है, और एक ग्लास जार्स की लेन कैप इन सन। एक क्या लेना है, प्लांट्स को लेना है और उसको ग्लास जार में क्या करना है, सील कर देना, थूक में छोड़ देना, ठीक है। उसके अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालना ताकि इसके अंदर में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ये एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। उसको आयोडीन टेस्ट फॉर स्टार्च। उसके बाद फिर वही प्रक्रिया क्या करना है, इसको कुछ देर के बाद इसको निकालना है। निकालने के बाद क्या करना है, फिर सही प्रक्रिया करना है, इसको बॉयल करना है लिप्स को, पहले वाटर के साथ फिर अल्कोहल के साथ, फिर उसके बाद उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालना है। तो इसमें ब्लू ब्लैक कलर जो इस प्रकार का हुआ था ये नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाए। क्यों, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, जो कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर डाला हुआ था। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, जिसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एब्जॉर्ब कर लिया, इसलिए प्लांट से फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाए। तो इससे यह शो होता है कि प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत जरूरी है, साथ में क्लोरोफाइल भी जरूरी है, ये कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखिए 20, 22, 23, 24। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन जो पूछा गया था, है ना। सेम क्वेश्चन पूछा गया था कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उसमें क्यों डालते हैं, ताकि इसके अंदर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ये एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब एनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन जार।
जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है टू प्रिवेंट सनलाइट सो एज टू मेक श्योर दैट ऑल कंडीशन फॉर फोटोसिंथेसिस आर सेटिस्फाइड। तो इससे यह पता चलता है कि सनलाइट के साथ साथ में और भी चीज फोटोसिंथेसिस के जोड़े तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफाइल। आफ्टर फ्यू आवर वी टेस्ट लिप्स विद आइडेंटिफाई, कुछ देर के बाद इसको हम टेस्ट करते हैं, उसको निकालने के बाद तो उसके जो ग्रीन पार्ट्स हैं तो पहले हम वाटर से बॉयल करते हैं, फिर अल्कोहल के साथ बॉयल करते हैं, उसके बाद उसमें आईवी सोल्यूशन ऐड करते हैं तो उसके कलर ब्लू ब्लैक नहीं होता है। इससे यह शो होता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, न्यूट्रिशन इन अमीबा। सबसे पहले न्यूट्रिशन अमीबा में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वैसे बोलते हैं उसी को वैसे एनिमल्स को बोलते हैं जो सिंगल सेल में मिले हुए हैं। दोज ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसमें से अमीबा का जो न्यूट्रिशन यहाँ पर है, अमीबा न्यूट्रिशन कैसे अमीबा में न्यूट्रिशन होता है, तो अमीबा में न्यूट्रिशन जो होता है तो अमीबा फूड्स को इनहेल करता है बाय मेकिंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड साइटोपोडिया। तो टेम्पोररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आता है, क्या बोलते हैं वो, साइटोपोडिया। तो अमीबा फूड को एंगेज कैसे करता है, साइटोपोडिया से, जो इसको फॉल्स फीट कहलाता है, फॉल्स फीट, ठीक है। विच आल्सो हैव मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, अमीबा को मूवमेंट करने में भी सहायता करता है, साइटोपोडिया, ठीक है। उसके बाद जैसे अमीबा फूड को एंगेज करता है उसके बाद फूड वोकल बनाता है। फूड वोकल में क्या करता है, फूड वोकल साथ फॉर्म उसके अंदर फूड वोकल बनता है अमीबा के अंदर, ठीक है। अमीबा के अंदर फूड वोकल बनता है, यहाँ पर देखिए फूड वोकल बना है, ये देखिए फूड वोकल अमीबा के अंदर ये एंगेज कर रहा है अमीबा, यहाँ पर देखिए एंगेज हो रहा है, यहाँ पर क्या है फूड वोकल। तो बोले फूड वोकल्स आर फॉर्म इन फूड वोकल्स एंजाइम आर सेक्रेटेड व्हिच ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस टू सिंपलर सब्सटेंसेस। जैसे फूड वोकल में क्या करता है, अमीबा क्या करता है, एंजाइम को सेक्रेट करता है और एंजाइम से जो फूड पार्ट जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है वो सिंपलर सब्सटेंस में अमीबा तोड़ता है, ठीक है। उसके बाद जैसे अमीबा फूड को डाइजेस्ट कर लेता है फूड वोकल्स में, तो एब्जॉर्प्शन डाइजेशन फूड इन साइटोप्लाज्म, अमीबा क्या करता है अपने साइटोप्लाज्म में फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव टू सेल सरफेस एंड थ्रोन आउट, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है जो डाइजेस्ट नहीं होता है उसको अमीबा अपने सेल वॉल से उसको रिमूव कर देता है, ठीक है। तो ये हो गया न्यूट्रिशन इन अमीबा। उसके बाद सेम है जैसे न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। तो पैरामीशियम जो फूड को इंजेस्ट करता है, पैरामीशियम कैसा होता है, स्लीपर के जैसा होता है इसका शेप, और ये इंजेस्ट करता है फूड को, इसके बॉडी के चारों तरफ होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं, सीलिया। अमीबा इंजेस्ट फूड करता है सीलिया, सीलिया क्या हेयर लाइक स्ट्रक्चर which is present outside of the body of paramecium, hair like structure which also have the movement, इससे भी paramecium से मूवमेंट भी करता है, सीलिया से इंजेक्शन भी करता है और मूवमेंट भी करता है। तो ये था न्यूट्रिशन ऑफ अमीबा इन paramecium। नेक्स्ट एक क्वेश्चन दे दो, स्लाइड से पूछा गया था, एक क्वेश्चन नेम द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन एक्सेप्टेड बाय अमीबा, एक्सप्लेन हाउ फूड इज टेकन इन एंड डाइजेस्टेड बाय दिस ऑर्गेनिज्म। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, अमीबा नेवर टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, अमीबा का टाइप ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, होलोजोई, क्या है, होलोजोई। तो अमीबा इंजेक्शन कैसे होता है, तो अमीबा इंजेक्शन करता है साइटोपोडिया से, तो उसके बाद फूड वोकल होता है, फूड वोकल में वो एंजाइम से एक्शन करता है, एंजाइम से कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करता है। उसके बाद डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है साइटोप्लाज्म, उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको थ्रोन आउट करता है, सेल से रिमूव करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अमीबा में क्या होता है, न्यूट्रिशन की प्रक्रिया कंप्लीटेड होता है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन जो है, डिफरेंशिएट बिटवीन अमीबा एंड पैरामीशियम। देखिए अमीबा पैरामीशियम में क्या डिफरेंशिएट है, तो हमें एक क्वेश्चन पूछा गया 2019 में पूछा गया, 20 में, 22 में, 24 में पूछा गया क्वेश्चन। एक क्वेश्चन क्या है, मोडल न्यूट्रिशन। तो अमीबा का मोडल न्यूट्रिशन क्या है, होलोजोई। पैरामीशियम में क्या है, इसका भी होलोजोई। अमीबा इंजेस्ट कैसे करता है, साइटोपोडिया से, पैरामीशियम कैसे इंजेस्ट करता है, सीलिया से। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, लोकोमोशन। तो अमीबा का लोकोमोशन कैसे होता है, अमीबा का लोकोमोशन कैसे होता है, साइटोपोडिया से अमीबा मूवमेंट करता है साइटोपोडिया से।
और इसका लोकोमोशन कैसे होता है, सीरिया से। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंशिएट है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, 19, 20, 22 और 24 में क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो नेक्स्ट हम आगे देखते हैं इसमें क्या है। इसमें यहाँ पर देखिए क्या है, डाइजेशन, न्यूट्रिशन, ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन के लिए पार्ट कैसे कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले देखिए मनुष्य का जो न्यूट्रिशन का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो होलोजोइक। तो सबसे मनुष्य क्या करता है, इंजेस्ट करता है फूड को माउथ के थ्रू से। अब जैसे फूड को माउथ में इंजेस्ट करता है मनुष्य, तो उसका डाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाता है। तो माउथ को सबसे पहले फूड को चीव करता है, हमारे जो टीथ होते हैं जो फूड क्या करते हैं, चीव करते हैं, प्रॉपर्ली और छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करते हैं। इसके बाद हमारे माउथ में एक होता है सेलेब्री ग्लैंड। सेलेब्री ग्लैंड एक एंजाइम रिलीज करता है एमिलेज, जिसको हम बोलते हैं सेलेब्री एमिलेज। उस सेलेब्री एमिलेज से जो हमारे फूड में जो कार्बोहाइड्रेट होता है, उस कार्बोहाइड्रेट को पार्शियली डाइजेस्ट करने में सहायता करता है ना। तो ये सेलेब्री एमिलेज इसको है ना, ये हमारे नाम पर होता है सेलेब्री ग्लैंड्स। तो सेलेब्री करता है क्या है, फूड्स को क्या करता है, सॉफ्ट बनाता है। इट हेल्प टू स्वलो द फूड, और फूड को निकालने में सहायता करता है। इसके अलावा ये फूड को जो फूड में जो हमारे कार्बोहाइड्रेट रहता है उसको पार्शियली डाइजेस्ट करता है। उसके बाद फूड हमारा ये हमारा फूड फाइबर से होते हुए स्टोमक में आता है। तो जो हमारा फूड फाइबर जो मूव करता है एलिमेंट्री कैनल मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं पेरिस्टोलिक मूवमेंट। पेरिस्टोलिक मूवमेंट क्या है, द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ वॉल ऑफ फूड पाइप उससे फूड इनटू स्टोमक। जो हमारे जो फूड पाइप का वॉल है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है और फूड को पुश करता है आगे स्टोमक में ले जाता है। तो इस मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं पेरिस्टोलिक मूवमेंट। पेरिस्टोलिक मूवमेंट कभी कभी कुछ लोग वोमिटिंग करते हैं, तो उस मूवमेंट में क्या होता है, फूड स्टोमक से माउथ की ओर आता है, उसको बोलते हैं एंटी पेरिस्टोलिक मूवमेंट। एंटी पेरिस्टोलिक मूवमेंट, ठीक है। अब जैसे हमारा फूड आता है स्टोमक में, तो स्टोमक में जैसे हमारा फूड आता है स्टोमक में, तो स्टोमक में एक जो डाइजेस्टिव एंजाइम होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा। कौन से ग्लैंड के द्वारा, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो जूस को सेक्रेट करता है, उस जूस को बोलते हैं हम लोग गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस 3 प्रकार के गैस्ट्रिक जूस में 3 कौन है, उसमें से आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरा है पेप्सिन और तीसरा है म्यूकस। तो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस किससे होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से। और गैस्ट्रिक जूस में कितने हैं, 3 है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, पेप्सिन और म्यूकस। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता क्या है, क्रिएट एसिडिक मीडियम फॉर एंजाइम पेप्सिन किल्स बैक्टीरिया एंड जर्म्स। क्या करता है ये, पेप्सिन क्या करे, प्रोटीन को पार्शियली डाइजेस्ट करे, इसलिए फूड को एसिडिक बनाता है। साथ साथ में जो हमारे फूड के साथ अगर कोई किसी प्रकार का बैक्टीरिया जर्म इंटर हो जाता है तो उसको मारने में सहायता करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड खतरनाक होता है। तो इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमारा स्टोमक का वॉल छेद ना हो जाए, इसके लिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए गैस्ट्रिक जूस एक और आता है, क्या है, म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट इंटरनल लाइनिंग ऑफ स्टोमक ऑफ एसिड। इस एसिड से प्रोटेक्ट करने के लिए स्टोमक के अंदर एक और स्ट्रेस लेयर प्रोटेक्टिव लेयर को क्रिएट करता है, जिसके कारण हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो प्रोड्यूस होता है उस एसिड से स्टोमक का वॉल प्रोटेक्ट हो जाए। ये हो गया म्यूकस। उसके बाद है पेप्सिन। तो पेप्सिन क्या करता है, जो हमारे फूड में जो प्रोटीन होता है, वो जो प्रोटीन को पार्शियली डाइजेस्ट करने में सहायता करता है। तो ये हमारा पेप्सिन पार्शियली डाइजेस्ट प्रोटीन को तभी कर पाता है जब हमारा फूड क्या बनता है, एसिडिक। और इस फूड को एसिडिक बनाने में सहायता करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो जैसे ही हमारा फूड ये पहुंचता है यहाँ पर स्टोमक में, उसके बाद पार्शियली डाइजेस्टेड फूड पहुंचता है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन में जो हमारा फूड जैसे पहुंचता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में भी यहाँ पर हम देखते हैं कौन कौन से एंजाइम जो डाइजेस्टिव एंजाइम जो फूड को डाइजेस्ट करने में सहायता करता है। तो जैसे ही हमारा फूड पहुंचता है लार्ज इंटेस्टाइन में,
तो यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर एक है लीवर। ये लीवर क्या प्रोड्यूस करता है? लीवर प्रोड्यूस करता है बाइल जूस, ठीक है। और उसके बाद है पैनक्रियाटिक जूस। तो बाइल जूस क्या करता है? बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, बाइल जूस प्रोड्यूस होता है लीवर से। बाइल जूस क्या करता है? जो हमारे फूड में जो बिग फैट पार्टिकल्स को क्या करता है? स्मॉल टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है। तो इसको बोलते हैं एमल्सिफिकेशन ही बोलते हैं, इसको जो छोटे टुकड़ों में तोड़ता है बाइल जूस। ये बाइल जूस प्रोड्यूस कहाँ से होता है? तो लीवर से। और टेम्पोररी स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में। इसके साथ साथ फूड को ये बेसिक बनाता है, अल्कलाइन बनाता है बाइल जूस। उसके बाद पैनक्रियाटिक जूस। तो पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस कहाँ से होता है? तो पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस होता है पैनक्रियास से। तो पैनक्रियाटिक जूस में 3 जूस है, उसमें से देखिए 3 जूस कौन कौन है पैनक्रियाटिक जूस में? एक है आपका ट्राइप्सिन, दूसरा है ट्राइप्सिन और एमिलेज है, और एक है लिपेज। तो तीनों क्या करते हैं? जो हमारे फूड पार्शियली डाइजेस्टेड हुआ है उसको पूर्ण रूप से डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो सबसे पहले इसमें जो एमिलेज है, एमिलेज क्या करता है? जो हमारे फूड में जो कार्बोहाइड्रेट पार्शियली डाइजेस्ट हुआ था जो हमारे माउथ में, उसको पूर्ण रूप से डाइजेशन करने का काम करता है। तो पूर्ण रूप से डाइजेशन कौन करता है? हमारा कार्बोहाइड्रेट को, तो एमिलेज। उसके बाद है लिपेज। लिपेज क्या है? लिपेज जो है जैसे जो फैट्स है, फैट्स को छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है बाइल जूस, और इस छोटे टुकड़ों का फिर ये पूर्ण रूप से डाइजेशन करने का काम करता है लिपेज। उसके बाद एक हो जाता है ट्राइप्सिन। तो ट्राइप्सिन क्या है? जो हमारा पेप्सिन जो प्रोटीन को पार्शियली डाइजेस्ट करता है उसको पूर्ण रूप से डाइजेशन करने का काम कौन करता है? ट्राइप्सिन। तो इस प्रकार से हमारे स्टोमक में 3 जो जूस है, एक है हम लोग का एक्चुअली एमिलेज, दूसरा है लिपेज और तीसरा है ट्राइप्सिन। एमिलेज कार्बोहाइड्रेट को पूर्ण डाइजेस्ट करता है, लिपेज फैट्स को और ट्राइप्सिन प्रोटीन्स को। तो इस प्रकार से फूड का जो कंप्लीट डाइजेशन जो हमारे शरीर में कंप्लीट होता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और जो फूड हमारा डाइजेशन नहीं होता है वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है? एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल, इसके साथ वाटर को भी एब्जॉर्ब करता है, और जो मान के लिए कुछ यूजफुल है तो उसको फिर से रीअब्जॉर्ब करता है, यूजफुल नहीं तो उसको क्या करता है? रिमूव कर देता है हमारे शरीर से। कौन से पार्ट से? एनस से। कौन से पार्ट से? एनस से। एनस क्या होता है? एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल बाय एनस, इट रेगुलेट बाय एनस स्फिंक्टर, एनस स्फिंक्टर। तो हमारा जो वेस्ट मटेरियल है रिमूव हो जाता है किससे? एनस से। तो इस प्रकार से न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग की प्रक्रिया जो होता है कंप्लीट होता है। हम आगे देखते हैं वो क्या है। ये क्वेश्चन 2020-22-24 में पूछा गया था। क्वेश्चन है स्टेट द रोल ऑफ द प्रोटीन इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में ये सब क्या रोल है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बताया जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, और इसका रोल क्या है? किल द जर्म्स एंड आल्सो मेक द फूड एसिडिक। उसके बाद आता है बाइल जूस। तो बाइल जूस हमारा प्रोड्यूस होता है लीवर से, और ये क्या करता है? ये बिग पार्टिकल ऑफ फैट्स को स्मॉल पार्टिकल को तोड़ने का काम करता है बाइल जूस। उसके बाद पेप्सिन। पेप्सिन करता क्या है? पेप्सिन जो हमारा जो प्रोटीन्स है जो उसको पार्शियली डाइजेस्ट करने में सहायता करता है स्टोमक में, ठीक है। इस प्रकार से इसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? हर्बीवोरस। तो हर्बीवोरस जो एनिमल्स होते हैं लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज व्हिच इज हार्ड टू डाइजेस्ट एंड रिक्वायर मोर टाइम टू ब्रेक डाउन एंड गेट एब्सॉर्ब। तो हर्बीवोरस जो एनिमल होते हैं उनका जो स्मॉल लॉन्गर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा होता है, इसलिए क्योंकि वे सेल्यूलोज को खाते हैं, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए उनके जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं बड़े होते हैं कार्निवोरस के अपेक्षा, क्योंकि कार्निवोरस का छोटा होता है।
स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन 2020, 22, 24 लगातार 2 साल के छोटे छोटे पूछते आ रहा है। 2020 में पूछा था, 22 में, 24 में, 26 में पूछते ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या देखिए, क्वेश्चन है इन ह्यूमंस बीइंग व्हेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कंप्लीटेड द पूरा ह्यूमन बीइंग में जो डाइजेशन जो कंप्लीट होता है, प्रोटीन पूर्ण डाइजेशन कौन करता है, तो इसको पूर्ण डाइजेशन करता है प्रोटीन को ट्रैप्सिन, कहां पर, स्मॉल इंटेस्टाइन। कार्बोहाइड्रेट पूर्ण डाइजेशन कौन करता है, एमिलेज, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन। फैट्स कौन डाइजेशन कौन होता है, लिपेज, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन था ये, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या देखिए, जैसे जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो डाइजेशन होके हमारा प्रोटीन है, प्रोटीन डाइजेशन में कैसे बनता है, एमिनो एसिड, और ये कार्बोहाइड्रेट कैसे बनता है, ग्लूकोज में। उसके बाद फैट्स फैटी एसिड एंड ग्लाइकोजन में बदल जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 2020, 22, 24 में पूछा गया। तो ये इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर, क्योंकि प्रोटीन बनता है एमिनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट बनता है ग्लूकोज में, उसका फैट्स होता है फैटी एसिड एंड ग्लाइकोजन, ठीक है। तो आगे एक और क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन जो 19 में पूछा गया था, 21 में पूछा गया था, 23 में, 25 में, मतलब एक साल छोटे पूछा गया था। तो ये नहीं लगता है कि 26 में पूछेगा, क्योंकि जिस तरह अल्टरनेट इसका चल रहा है, एक साल छोड़ के एक साल, तो पूछने की संभावना थोड़ा कम है। तो ये क्वेश्चन को छोटा देख लेते हैं, क्या है, विच एंजाइम इज सेक्रेटेड इन द माउथ एंड व्हाट डज इट डाइजेस्ट। तो क्वेश्चन क्या है कि कौन सा एंजाइम क्या सेक्रेट करता है माउथ में, से क्या काम है। तो सबसे पहले विच एंजाइम इज सेक्रेटेड इन द माउथ, माउथ में कौन सा एंजाइम सेक्रेट होता है, माउथ में सेक्रेट होता है कौन सा, एमिलेज, जो क्या करता है, स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, एमिलेज, है ना, ठीक है। इसको सेलेबरी एमिलेज बोलते हैं। अब आगे चलते हैं। अगर यहाँ पर क्या एक और क्वेश्चन देखिए, 2020, 21, 22, 24 मतलब कंटिन्यूअस पूछते आ रहे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है क्या, देखो, वाटर बीडी हाउ डू द हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो बीडी क्या है, तो देखिए फिंगर लाइक जो पोजीशन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, तो फिंगर लाइक पोजीशन व्हिच इज प्रेजेंट इन आवर स्मॉल इंटेस्टाइन्स एंड आर कॉल्ड बीडी। जो फिंगर लाइक पोजीशन होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, इस प्रकार के, उसको क्या बोलते हैं, बीडी। बीडी क्या करता है, इट इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन ऑफ फूड। तो फूड के जो डाइजेशन होने की एरिया को क्या करता है, बढ़ाता है, क्योंकि गड्ढे होते हैं तो गड्ढे में जाकर भर जाते हैं डाइजेस्टर को, इसलिए एरिया क्या होता है, इंक्रीज होता है, ये इसका फंक्शन है, ठीक है। तो ये हमारा बीडी है, और बीडी लोकेटेड कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। एक क्वेश्चन है 2022 में पूछा था, इसमें लेवलिंग वाला क्वेश्चन था। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन था, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन सा एंजाइम होता है, तो एमिलेज। उसके बाद यहाँ लीवर में कौन है, बाइल, और यहाँ पर ये देखिए क्या है, ट्रैप्सिन, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में, ये लेवलिंग वाला क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन 2020 में पूछा, 2023 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द एंजाइम फाउंड इन द फ्लूइड ऑफ आवर माउथ कैविटी एंड which plant produce the active action of saliva on food with the help of an activity। क्वेश्चन है कि हमारे माउथ में जो फ्लूइड प्रोड्यूस होता है वो क्या है, तो क्या है वो, सलीवा, क्या है, सलीवा, ठीक है। ये सलीवा प्रोड्यूस होता है, और ये करता क्या है, ये स्टार्च को क्या करता है, पार्शियली डाइजेस्ट करता है। तो देखते हैं इसको हम एक्टिविटीज दिखाने से, हमारा क्या है, स्टार्च है प्लस सलीवा दोनों मिलते हैं, ठीक है। तो स्टार्च और सलीवा दोनों मिले हैं, तो उसमें हम लोग क्या ऐड कर लेते हैं, आयोडीन सोल्यूशन। तो कलर क्या होता है, ब्लू ब्लैक, क्या होता है, कलर चेंज होता है। तो कलर चेंज को समझाना है कि क्या प्रेजेंट है, स्टार। अगर कलर चेंज हो क्या समझाना है कि उसमें स्टार प्रेजेंट नहीं है। तो कंक्लूजन यही निकलता है कि सलीवा कॉज ब्रेकडाउन ऑफ स्टार। तो सलीवा क्या करता है, फूड को स्टार्च को तोड़ने का काम करता है, कहाँ पर, माउथ में, ठीक है, जो कि सैलिवरी ग्लैंड से रिलीज होता है। आगे चलते हैं, यहाँ पर आगे क्या है, रिस्पिरेशन। तो रिस्पिरेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इज कॉल्ड रिस्पिरेशन। तो रिस्पिरेशन क्या है, तो बोल रहा है कि फूड को तोड़ना और इस टूटे हुए फूड से एनर्जी
प्रोड्यूस करना है किस फॉर्म में, एटीपी फॉर्म में। किस फॉर्म में, एटीपी में। क्या होता है, रेस्पिरेशन वही है ना, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ठीक है, तो देखिए ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या अंतर है। तो ब्रीथिंग देखिए क्या है, फिजिकल प्रोसेस है, रेस्पिरेशन क्या है, केमिकल प्रोसेस। उसके बाद प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन, इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग का एयर। तो क्या है, ब्रीथिंग क्या है कि इनहेलिंग करना, एक्सहेलिंग करना, एयर को अंदर लेना, एयर को बाहर छोड़ना, वो कहलाता है ब्रीथिंग। उसके बाद ये रेस्पिरेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। फूड को तोड़ना और इस टूटे हुए फूड से एनर्जी को प्रोड्यूस करना कहलाता है रेस्पिरेशन। उसके बाद देखिए क्या, नो एनर्जी रिलीज इंस्टेंट, एनर्जी इज रिक्वायर्ड। देखिए क्या है, नो एनर्जी रिलीज इंस्टेंट एनर्जी रिक्वायर्ड। इसमें एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होता है, एनर्जी लगता है। एनर्जी रिलीज इन फॉर्म ऑफ एटीपी, इसमें एनर्जी रिलीज होता है एटीपी की फॉर्म में। और हैपेंस इन लंग्स, ये कहां पर होता है, ब्रीथिंग लंग्स में। हैपेंस इन सेल, और रेस्पिरेशन कहां होता है, ईच एंड एवरी सेल, जितने भी हमारे बॉडी में सेल सभी जगह पर रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में डिफरेंसेस है, रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग। और रेस्पिरेशन क्या है, तो ये द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर देखिए, ये जो इक्वेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इक्वेशन में ये रेस्पिरेशन का इक्वेशन है। तो रेस्पिरेशन दो प्रकार के होता है, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पर देखिए ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या होता है, जब साइटोप्लाज्म में टूटता है तो बनता है पायरुवेट प्लस एनर्जी जो होता है ना। लेकिन अगर मान लीजिए रेस्पिरेशन हो रहा है, absence of oxygen, बिना ऑक्सीजन के उपस्थिति में रेस्पिरेशन को करते हैं, कौन करते हैं, इस तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, तो एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। और ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं कितना है, एटीपी, 2 एटीपी। ये कौन करते हैं, रेस्पिरेशन को करते हैं ईस्ट। तो ईस्ट जब बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन करते हैं तो एथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं। और यही प्रक्रिया को, इस रिएक्शन को बोलते हैं फर्मेंटेशन ही बोलते हैं। क्यों, इसकी फिर अल्कोहलिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, क्योंकि इसमें अल्कोहल बनता है, एथेनॉल अल्कोहल ही है, तो इसमें अल्कोहल बनता है, इसलिए इस रेस्पिरेशन को अल्कोहलिक रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, अब अगर मान लीजिए लैक ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन की कमी के कारण अगर कोई एनिमल्स रेस्पिरेशन करता है तो पूर्ण रूप से ग्लूकोज टूटता नहीं है और क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। और एनर्जी बहुत कम रिलीज होता है। इसके कारण क्या आता है, जो बॉडी के पार्ट्स बिना मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में रेस्पिरेशन कर लेता है एनिमल्स का, तो उस बॉडी के पार्ट्स में मसल्स क्रैम्प आ जाता है, मसल्स क्रैम्प। तो मसल्स क्रैम्प आने का कारण वही है कि जब विदाउट ऑक्सीजन अगर रेस्पिरेशन करते हैं एनिमल्स तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। तो लैक्टिक एसिड कारण क्या होता है, मसल क्रैम्प आता है और पेन भी होता है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर मान लीजिए ऑक्सीजन सप्लाई अगर प्रेजेंस है तो पूर्ण रूप से ब्रेक डाउन होता है और क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ठीक है, तो ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में दो देखिए, यहाँ पर अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन रहेगा तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा, और वही अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन ईस्ट करता है तो लैक्टिक एसिड के जगह पर एथेनॉल प्रोड्यूस होगा। और अगर मान के एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एनारोबिक नहीं एरोबिक होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 20-22 चौबीस से पूछा गया है। ये क्वेश्चन 20-22 चौबीस पूछा गया। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कंप्लीट द फ्लोइंग पाथवे शोइंग द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो यही बोला था पूरा ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म, यहाँ पर क्या पायरुवेट बनेगा, फिर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये इसको इक्वेशन पूरा करना था 2022 से 24 में आया था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखेंगे, तो ये चीज को
वही बोला है। अब यहाँ पर देखिए अलग से दिखा के ग्लूकोज है, साइटोप्लाज्म में टूटता है, क्या होता है पायरुवेट। उसके बाद ऑक्सीजन सप्लाई कर नहीं रहेगा तो ईस्ट क्या करेगा, एथेनॉल बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। अगर मान के लैक ऑफ ऑक्सीजन कमी है तो एनिमल का रेस्पिरेशन कर रहा है तो लैक्टिक एसिड बनाएगा, फिर साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, ठीक है। और मान के अगर ऑक्सीजन सप्लाई सफिशिएंट है तो पूर्ण से ब्रेकडाउन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो रेस्पिरेशन कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, इसमें ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड। मोर एनर्जी प्रोड्यूस, ज्यादा प्रोड्यूस होता है एरोबिक में, लेस एनर्जी प्रोड्यूस, इसमें कम एनर्जी प्रोड्यूस होता है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, इसमें ग्लूकोज पूर्ण रूप से टूटता है। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, इसमें पूर्ण रूप से टूटता नहीं। अकर इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये कहां होता है, वो अकर्षण ओनली साइटोप्लाज्म, ठीक है। उसके बाद देखिए इन प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, इन प्रोडक्ट्स एथेनॉल है, लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएट है एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये क्वेश्चन 2020-22 पूछा गया था। क्वेश्चन है नेम द सब्सटेंस व्हिच बिल्ड अप इन द मसल्स ड्यूरिंग। तो देखिए मसल्स में क्या प्रोड्यूस होता है, तो मसल फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं लैक्टिक एसिड और एनर्जी, जब क्या होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2016, 19, 22, 24 में पूछा गया था, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, 4 पूछा गया। क्वेश्चन क्या है, व्हिच गैस रिलीव ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट। जब ईस्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है तो कौन सा गैस रिलीव होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका यूज क्या आता है ब्रेड को स्वेल अप करने के लिए, ब्रेड इंडस्ट्री। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर हम देखेंगे रेस्पिरेशन देखेंगे इन ह्यूमन बीइंग। यहाँ पर देखते हैं हम लोग व्हाट आर द पासेज लाइन विद म्यूकस टू ट्रैप जर्ट एंड डस्ट एंड फिल्टर ऑन एयर। तो क्या हो रहा है कि जैसे हम लोग एयर को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, तो हम लोग नोज में क्या होता है, नोज में क्या होता है, हेयर होता है, इसको बोलते हैं म्यूकस। ये म्यूकस क्या करता है, जो एयर में हम लोग का जो डस्ट होता है उसको ट्रैप करता है और उसको फिल्टर करके अंदर जाने देता है, ठीक है। उसके बाद आता है फेड नेक्टर, कॉमन पासेज ऑफ फूड एंड एयर। तो फेड नेक्स क्या है, कॉमन पासेज है, जब हम लोग श्वास लेते हैं तो इस फेड नेक्स क्या होता है, जब हम लोग श्वास लेते हैं तो माउथ कैविटी को बंद करता है, जब हम लोग खाते हैं तो ये विंड पाइप जो नोजल पैसेज पासेज को ब्लॉक करता है फेरिंक्स। तो फेरिंक्स क्या कॉमन पासेज है ना, एयर एंड फूड का, ठीक है। उसके बाद है लेरिंक्स, जिसको क्या बोलते हैं वॉइस बॉक्स। तो ये तो ये लेरिंक्स वॉइस बॉक्स, ये क्या होता है वाइब्रेट होता है, तो साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग अलाउ एयर टू पास इनटू द ट्रेचिया। उसके बाद आता है हम लोग का ट्रेचिया, ये है। तो ट्रेचिया क्या है, ट्रेचिया एक पाइप है जो जोड़ता है क्या इसको, विंड पाइप को, विंड पाइप ये ट्रेचिया जो क्या करता है, जोड़ता है लंग्स को और नेजल पासेज को जोड़ने का काम करता है ट्रेचिया, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये आपका ट्रेचिया, ट्रेचिया के बाद ये हो गया ब्रोंचिया, ब्रोंची के भाग में क्या ब्रोंचियल, और ब्रोंचियल के अंत में एल्वेली जो एयर साक्स है, जहाँ पर एयर क्या होता है एब्जॉर्ब होता है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है कहाँ पर, एल्वेली। तो एल्वेली क्या है, एल्वेली और टाइनी बैलून टाइप एयर साक्स लोकेटेड एट द एंड ऑफ द ब्रोंचियल्स। इस ब्रोंचियल के एंड में होता है और ये कहता है क्या है, सराउंडेड बाय नेटवर्क ऑफ ब्लड के प्रवेश के चारों तरफ क्या होता है, बहुत सारे पतले पतले एल्वेली चारों तरफ बहुत पतले पतले ब्लड विस्क होता है, जहाँ पर क्या होता है ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। तो ये हो गया ट्रेचिया, ये हो गया ब्रोंची, और ये इसके साइड में ब्रोंचियल और इसके अंत में है एल्वेली, ठीक है। तो ये इस प्रकार से क्या होता है रेस्पिरेशन होता है ह्यूमन बीइंग में। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग, ये जो क्वेश्चन में पूछा गया था, डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ गैसेस इन एल्वेली एंड व्हाई आर एल्वेली रिचली सप्लाई विद द ब्लड वेसल। तो क्वेश्चन क्या है कि एक्शन ऑफ गैसेस एल्वेली में कैसे होता है, और व्हाई आर एल्वेली रिचली सप्लाई विद ब्लड वेसल। तो एल्वेली में क्या होता है, ब्लड वेसल
वो ज्यादा होता है ताकि उसमें क्या हो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके ब्लड में, ठीक है। तो वही है, देखिए एल्वेली आर इजीली सप्लाइड टू ब्लड रिसीव फॉर इफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ताकि गैसों का एक्सचेंज ज्यादा हो सके, इसका कारण ऐसा है ऑक्सीजन का, इसलिए उसमें ब्लड रिसीव ज्यादा होता है। ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वेली डिफ्यूज इनटू द ब्लड, जो ऑक्सीजन होता है वो ब्लड में डिफ्यूज होता है, ऑक्सीजन होता है ब्लड में मिक्स हो जाता है, जैसे एल्वेली के पास जैसे ऑक्सीजन आता है तो उसमें ब्लड रिसीव होता है, ब्लड रिसीव में ब्लड होता है तो ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, डिफ्यूज आउट होता है, ऑक्सीजन डिफ्यूज इन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज आउट होता है, कहां पर, एल्वेली, इसमें ब्लड में, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर दिखाया गया ऐसे, ये हम लोग एल्वेली है, इसके चारों तरफ ब्लड रिसीव होता है, ये ब्लड रिसीव ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करता है और ऑक्सीजन को इन करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन क्या देखें, यहाँ क्वेश्चन है डायफ्राम इज लार्ज टर्म से मसल्स दैट सेपरेट्स द चेस्ट फ्रॉम द एब्डोमेन। तो डायफ्राम क्या होता है, एक बड़ा डोम शेप होता है जो क्या करता है, जब मसल्स है जो क्या करता है चेस्ट को अलग करता है एब्डोमेन से, पेट से चेस्ट को अलग करता है डायफ्राम, ठीक है। तो उसमें मतलब रेसिडुअल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम for a amount of air always remaining in lungs to provide sufficient time of absorb carbon dioxide release कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। तो रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, जो अमाउंट ऑफ एयर ऑलवेज रिमेनिंग इन लंग्स, तो हमेशा खत्म नहीं होता, कुछ न कुछ एयर वहां पड़े रहता है लंग्स में, जो क्या करता है टू प्रोवाइड सफिशिएंट टाइम, जो कभी ऑक्सीजन और को देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। ये क्वेश्चन 19, 21 और 23 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, इसमें क्या देखो, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, जब हम लोग इनहेल करते हैं तो डायफ्राम हम लोग क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, डाउनवर्ड की ओर, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है डाउनवर्ड की ओर, एंड एक्सहेलेशन के समय जब हम एक्सहेल करते हैं डायफ्राम रिलैक्स होता है अपवर्ड की ओर, ऊपर की ओर, ठीक है। डायफ्राम मूव डाउनवर्ड एंड बिकम फ्लैट, तो जब हम लोग इनहेल करते हैं डायफ्राम डाउनवर्ड मूव करता है, फ्लैट हो जाता है, और जब हम लोग एक्सहेल करते हैं डायफ्राम अपवर्ड मूव करता है, ड्रम शेप हो जाता है, ठीक है। चेस्ट कैविटी बिकम लार्ज, जब हम लोग इनहेल करते हैं चेस्ट कैविटी बड़ा हो जाता है, और जब हम लोग एक्सहेल करते हैं चेस्ट कैविटी छोटा हो जाता है। एयर इज सक इनटू द लंग्स, जैसे हम एयर क्या होता है अंदर घुसता है लंग्स में, और जब हम लोग पुश आउट उसमें एयर को हम बाहर करते हैं लंग्स से एक्सहेलेशन में, तो ये अंतर होता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में, ठीक है। इसको इंस्पिरेशन भी बोलते हैं और एक्सपिरेशन भी, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग। अगर यहाँ पर क्या है, रिस्पिरेशन इन प्लांट्स, रिस्पिरेशन इन प्लांट्स देखते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर थ्रू स्टोमेटा। तो देखिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं डे टाइम और है नाइट टाइम। तो डे टाइम में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस जब प्लांट्स करता है तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, और जब रिस्पिरेशन करता है प्लांट्स तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। देखिए जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करता है तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, और जब प्लांट रिस्पिरेशन करता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जिसका यूज करता है फोटोसिंथेसिस के लिए। नेट रिजल्ट ऑक्सीजन इज लिबरेटेड, इस कारण क्या होता है ऑक्सीजन निकलता है। उसके बाद नाइट टाइम में नो फोटोसिंथेसिस, नाइट के टाइम में प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करता है और रिस्पिरेशन करता है, उसमें क्या रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो नेट कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेटेड, उसमें क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ऑक्सीजन नहीं निकलता। सिर्फ प्लांट डे के टाइम में ऑक्सीजन रिलीज करता है तो फोटोसिंथेसिस करता है, लेकिन नाइट के टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है तो फोटोसिंथेसिस नहीं करता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 2019, 21, 24 और 25 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, which of the following statements about respiration in plant is correct? इसमें कौन सा जो स्टेटमेंट्स प्लांट्स के रिस्पिरेशन के लिए सही है? तो रिस्पिरेशन प्लांट्स अगर ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम, तो ये गलत है कि रिस्पिरेशन डे टाइम नहीं होता, नाइट टाइम भी होता है। ऑप्शन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर रिस्पिरेशन प्लांट्स, से भी गलत है, ये ऑप्शन क्या है, जरूरी नहीं होता रिस्पिरेशन करने के लिए, भी गलत है। ओनली लीव्स कैरी आउट फॉर रिस्पिरेशन प्लांट्स, ये भी गलत है, क्योंकि प्लांट्स के सभी पार्ट्स रिस्पिरेशन करते हैं। बोथ फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पिरेशन आर कैन लीव्स ड्यूरिंग द डे टाइम, ये सही बोल रहा है
फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन अकर इन लीव्स ड्यूरिंग द डे टाइम। तो डे टाइम में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है और रेस्पिरेशन अकर इन लीव्स ड्यूरिंग डे टाइम। लेकिन रेस्पिरेशन नाइट टाइम भी होता है, लेकिन यहाँ पर और भी ऑप्शन कोई नहीं दिया हुआ है, तो यही आंसर होगा। ठीक है, बाकी सब तो गलत है। अब आगे चलते हैं। ब्रीथिंग इन फिश, ब्रीथिंग इन फिश, तो फिश क्या है, एक्वाटिक एनिमल्स है। तो देखते हैं फिश कैसे ब्रीथिंग करता है। तो फिश टेक इन वाटर थ्रू माउथ, फर्स्ट इट पास बाय गिल्स, डिसॉल्व, ऑक्सीजन इज टेकन बाय ब्लड। तो फिश में क्या होता है, गिल्स होता है, जैसे हम लोग का लंग्स होता है, फिश में गिल्स होता है। तो जैसे ही वाटर इंटर होता है तो वाटर गुजरता है गिल्स से, ये गिल्स है, तो वाटर गिल्स से गुजरता है, तो गिल्स में ये कैपेसिटी होता है डिजॉल्व ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो गिल्स क्या करता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, और गिल्स के चारों तरफ होता है ब्लड वेसल। जैसे डिजॉल्व ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होता है गिल्स में, तो ये ऑक्सीजन ब्लड में इंटर हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जैसे ब्लड में इंटर हुआ है, ऑक्सीजन सेल चला गया, उसके बाद रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, तो इनका थोड़ा जो ब्रीथिंग है रेट ज्यादा होता है, जल्दी जल्दी ब्रीथिंग करते हैं, ताकि ऑक्सीजन जो होते हैं वाटर में कम होते हैं, तो जल्दी जल्दी इनहेल करते हैं वाटर को, ताकि उनको ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिल पाए, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई कम होता है वाटर में, इसलिए। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म और एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। तो लैंड में रहने वाले ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, और जो पानी में रहते हैं उसको बोलते हैं एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। तो ब्रीथ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर, रेट ब्रीथिंग इज लेस। तो ब्रीथ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर, रेट ब्रीथिंग इज लेस। तो जो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर ब्रीथिंग रेट कम है, जबकि एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म डिजॉल्व ऑक्सीजन को लेते हैं, इसके अंदर ब्रीथिंग रेट ज्यादा है, क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन की एबिलिटी क्या है, कम है। उसके बाद आगे हम चलते हैं, इसमें देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या है, द ट्रांसफर ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू अनदर बॉडी पार्ट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन की प्रक्रिया, इसमें केमिकल सब्सटेंसेस एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट्स में जाता है। तो मनुष्य में ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए दो सिस्टम है, जिसको हम बोलते हैं, एक सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा है लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, तो द सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में तीन कंपोनेंट है, हमारे हार्ट आते हैं, ब्लड आते हैं, ब्लड वेसल। उसके बाद लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ है, लार्जर लिम्फ वेसल है, लिम्फ नोड है। ठीक है, तो हमारे बॉडी में मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए दो सिस्टम है, एक है सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, ब्लड। क्या है ब्लड, तो ब्लड क्या है, ब्लड एक हमारा एक लिक्विड पार्ट है, जो हमारे बॉडी में सर्कुलेट होता है मटेरियल, जैसे जो इंपॉर्टेंट मटेरियल जैसे ऑक्सीजन डाइजेस्टेड फूड को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट्स में पहुंचाने का काम करता है। लेकिन ब्लड क्या, ब्लड इज रेड ब्लड बॉडी फ्लूइड, इसको हम कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, दैट सर्कुलेट थ्रू आउट द बॉडी। तो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है ब्लड। ठीक है, कैरी एसेंशियल सब्सटेंसेस टू सेल एंड रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट। ब्लड क्या करता है, एसेंशियल जो सब्सटेंसेस, जो अति आवश्यक चीजें हैं, उसको एक बॉडी पार्ट्स से दूसरे बॉडी पार्ट्स तक ले जाता है और वेस्ट मटेरियल को रिमूव भी करता है। तो ये हमारा क्या है, ब्लड का फंक्शन। तो ब्लड क्या है, ब्लड एक लिक्विड फ्लूइड है, इसको कनेक्टिव फ्लूइड बोलते हैं, that carry essential material from one body part to another body parts and also remove waste material from the body. Blood से component, ब्लड्स के ऐसे तो तीन कंपोनेंट हैं, जैसे एक है प्लाज्मा है, दूसरा ब्लड सेल है। ब्लड सेल को दो भाग बांट दिया गया, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, तो चार कंपोनेंट हैं। ठीक है, आगे क्या क्या, प्लेटलेट्स। तो प्लाज्मा क्या है, तो फ्लूइड मीडियम ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन वेस्ट। तो ब्लड में जो फ्लूइड है, जो वाटर है, वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा करता क्या है, जो फूड को ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनियस वेस्ट, इस चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, उसके बाद आरबीसी, रेड ब्लड सेल, बड़ा कंटेन हेमोग्लोबिन एंड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। इसमें हेमोग्लोबिन
और रेड ब्लड सेल में हेमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है और ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, ठीक है। अब प्रोटीन फाउंड इन रेड ब्लड सेल बाइंड विद ऑक्सीजन, जो प्रोटीन होता है रेड ब्लड सेल में ऑक्सीजन को बाइंड करता है और ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को। कार्बन डाइऑक्साइड आल्सो गिव रेड कलर टू ब्लड, वही बोला, ठीक है। तो कंटेन हेमोग्लोबिन, इसमें हेमोग्लोबिन है रेड ब्लड सेल में, ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, ठीक है, हेमोग्लोबिन। अब प्रोटीन फाउंड इन रेड ब्लड सेल, जो प्रोटीन होता है रेड ब्लड सेल में बाइंड ऑक्सीजन को बाइंड करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को। कार्बन डाइऑक्साइड आल्सो गिव रेड कलर टू ब्लड, ब्लड का रेड कलर को देता है हेमोग्लोबिन, ठीक है। उसके बाद देखिए डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी क्या है, फाइट इन्फेक्शन, बीमारियों से फाइट करता है, प्रोड्यूस एंटीबॉडी हमारे टू किल पैथोजन, पैथोजन को मारने के लिए हमारे बॉडी में प्रतिरोधक क्षमता को उत्पन्न करता है, प्रोवाइड इम्यूनिटी, इम्यूनिटी प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर में बढ़ाता है और हमारे शरीर में एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करता है, ये काम है डब्ल्यूबीसी, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल हो गया, आरबीसी रेड ब्लड सेल हो गया, ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है फूड को, और ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है रेड ब्लड सेल, और फूड और वाटर को फूड और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं प्लाज्मा, ठीक है, और ये भी ट्रांसपोर्ट करता है। लेकिन इसके बाद देखिए प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स क्या है, स्टॉप ब्लीडिंग फ्रॉम प्रोटीन ब्लड, अगर मान के कहीं लोग कट जाते हैं तो ब्लड निकलने लगता है, तो उस ब्लड को प्रोटीन करने में सहायता करता है प्लेटलेट्स, ठीक है। तो ये था, ये देखिए ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल के अंदर क्या होता है, हमारा ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगर यहाँ पर क्या है देखिए ब्लड वेसल, तो ब्लड वेसल क्या है, नेटवर्क ऑफ टू ट्यूब थ्रू व्हिच ब्लड इज पम्प अराउंड द बॉडी। ब्लड वेसल क्या है, ट्यूब है जिसके थ्रू क्या होता है, ब्लड हमारे बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो नेटवर्क ऑफ ट्यूब थ्रू व्हिच ब्लड इज पम्प अराउंड द बॉडी। तो ब्लड वेसल क्या है, ट्यूब है which carry the blood through which carry the blood to all parts of the body, ठीक है। तो एक ब्लड वेसल एक हमारा ट्यूब ही है जो ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट्स में कैरी करता है, तो ठीक है। यहाँ पर देखते हैं हम लोग ब्लड जो वेसल है, 3 प्रकार के, आर्टरी है, वेन्स है और कैपिलरीज, ठीक है। तो चलते हैं डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो कैसे फ्लो करता है। ऐसे आर्टरी, आर्टरी क्या होता है, ये मोटा होता है, ठीक है, आर्टरी मोटा होता है, थिक होता है, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ये हार्ट से पूरे बॉडी पार्ट्स में ले जाता है। वेन्स ये थोड़ा पतला होता है, रिटर्न ब्लड टू द हार्ट, ये पूरे बॉडी सेल से ब्लड को हार्ट तक लाता है। अब कैपिलरीज, कैपिलरीज क्या करता है, कनेक्ट आर्टरी एंड वेन्स, आर्टरी एंड वेन्स को जोड़ने का काम करता है कैपिलरीज, ठीक है। अब ऑक्सीजन रीच इन ऑक्सीजन ब्लड, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होता है आर्टरी में, और वेन्स में डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड क्या होता है, डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड से होता है, वैसे ब्लड इसमें कार्बोनेशन ज्यादा होता है, डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड, इसमें डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड ज्यादा होता है, ऑक्सीजन कम होता है। अब ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट बोथ ऑक्सीजन एंड डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड, दोनों को ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड को। इसके बाद हाई प्रेशर से प्रेशर ज्यादा होता है, अब वेन्स का लो प्रेशर होता है, इसका मॉडरेट प्रेशर। उसके बाद देखिए इसके वाल क्या होता है, मोटा होता है, इलास्टिक होता है, आर्टरी इसके पतले होते हैं और कम इलास्टिक होते हैं, है ना, इसके फटने डर होता है वेन्स का। अब वेरी थिन, इसके बहुत पतले होते हैं, इसके वाल कैपिलरीज के। उसके बाद नॉट प्रेजेंट, वाल इसमें प्रेजेंट नहीं होता है ना, प्रेजेंट टू प्रिवेंट बैक फ्लो, वेन्स में बल्ब होते हैं ताकि ब्लड फिर से वापस रिटर्न ना हो बैक फ्लो ना, इसमें भी बल्ब नहीं प्रेजेंट रहता है, ठीक है। देखिए बल्ब क्या, बल्ब इज वेन्स, बल्ब इन वेन्स, बल्ब में जो वेन्स होते हैं प्ले क्रूशियल रोल इन इंश्योरिंग ब्लड फ्लो इन द करेक्ट डायरेक्शन, जो बल्ब होते हैं इसे इंश्योर करते हैं कि ब्लड एक दिशा में फ्लो हो, बैक फ्लो ब्लड ना हो, जो कि वेन्स में प्रेजेंट होता है बल्ब। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग हार्ट है। तो देखते हैं हार्ट क्या है, हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम का एक भी कंपोनेंट्स है। सर्कुलेटरी सिस्टम के जैसे कंपोनेंट्स में आपका हार्ट हो गया, ब्लड हो गया, ब्लड वेसल, तो इसको मेन जो कंपोनेंट है, जो मेन जो पार्ट्स है सर्कुलेटरी सिस्टम को हम लोग क्या हार्ट है। हार्ट क्या करता है, हार्ट क्या करता है, ब्लड को हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट करने का काम करता है, ब्लड को पंप करने का काम करता है। तो चलो हम देखते हैं हार्ट क्या देखते हैं। तो हार्ट में देखते हैं हम लोग सबसे पहले हार्ट क्या है। तो हार्ट क्या है, मस्कुलर ऑर्गन,
roughly the size of a fist एक मस्कुलर ऑर्गन है, मांसपेशियों वाला ऑर्गन है, और इसका जो साइज होता है मुट्ठी जैसा होता है, फिस्ट जैसा, हथेली के जैसा इसका साइज होता है, हथेली साइज का है, हथेली साइज इसका है। उसके बाद देखते हैं एक्ट एज अ पंप टू सर्कुलेट ब्लड, ये ब्लड को पंप करता है ताकि ब्लड क्या हो, सर्कुलेट हो पूरे बॉडी में। ये इसका काम है, किसका, हार्ट। तो ये हमारे बॉडी में ब्लड को पंप करता है ताकि ब्लड हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो, ठीक है। अब हार्ट को हम देखते हैं, हार्ट के यहाँ पर देखते हैं, हार्ट को 4 चैम्बर में बांटेंगे। सबसे पहले हार्ट को 2 भागों में बांटेंगे, हो गया लेफ्ट साइड, हो गया राइट साइड। उसके बाद उसको 4 चैम्बर में बांटेंगे, ठीक है। अब एक एक हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए ये हम लोग का हार्ट का, जैसे हार्ट का 2 भागों में बांट दिया गया है ना, ये हो गया लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट और राइट साइड ऑफ हार्ट। अब लेफ्ट साइड वालों को 2 भागों में बांटेंगे, राइट साइड वालों को 2 भागों में, ठीक है। तो हार्ट के जो सबसे ऊपर वाले जो चैम्बर उसको हम बोलते हैं लेफ्ट आर्टरियम, और नीचे वाला को बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। इसको ऑरिकल भी बोलते हैं, लेफ्ट ऑरिकल बोलते हैं आर्टरियम को, और राइट वाले को बोलते हैं राइट वेंट्रिकल या फिर राइट ऑरिकल बोलते हैं, और ये हो गया राइट वेंट्रिकल। सबसे पहले जो ब्लड हम लोग को जो आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो अपने ब्लड को लाता है कौन, पल्मोनरी वेन्स। ये जो पल्मोनरी वेन्स सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाता है लंग से, वो आता है लेफ्ट आर्टरियम। लेफ्ट आर्टरियम में होता है हम लोग का valve 1। ये valve 1 क्या करता है, ब्लड को अलाउ करता है टू फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली। जैसे valve 1 खुलता है तो ब्लड हमारा घुसता है लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड क्या होता है, फ्लो होता है मेन आर्टरी के थ्रू, है ना। मेन आर्टरी के थ्रू क्या आता है, बॉडी ऑर्गन। फिर बॉडी ऑर्गन में जितने बॉडी ऑर्गन में ब्लड पहुंचता है, और वहां पर बॉडी ऑर्गन में रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन होने के बाद ब्लड हमारा बन जाता है डीऑक्सीजनेटेड, क्योंकि ब्लड में क्या मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे ब्लड डिफ्यूजन बढ़ता है तो इस डिफ्यूजन ब्लड को कैरी करके लाता है मेन वेन, वेन्स कैरी करके लाता है, वेन्स कैरी करके लाता है सभी बॉडी ऑर्गन से कलेक्ट करता है, आता है मेन वेन फिर ब्लड लाता है डिफ्यूजन ब्लड को राइट आर्टरियम। राइट आर्टरियम में कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जैसे डिफ्यूजन ब्लड राइट आर्टरियम में आता है तो राइट आर्टरियम में एक valve V2 है। valve V2 भी क्या होता है, इसका ओपन होता है, डिफ्यूजन ब्लड को अलाउ करता है राइट वेंट्रिकल में जाने के लिए। जैसे ही डिफ्यूजन ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में, फिर से ब्लड को राइट वेंट्रिकल पंप करता है, और इस बार जो ब्लड को ले जाता है, डिफ्यूजन ब्लड को ले जाता है पल्मोनरी आर्टरी। अब पल्मोनरी आर्टरी फिर से ब्लड को ले जाता है लंग्स में। लंग्स में जैसे ही ब्लड जाता है, लंग्स में ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है, फिर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है। जैसे ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होता है, फिर से ब्लड क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड, और फिर उसको पल्मोनरी वेन्स लाता है, फिर लेफ्ट आर्टरियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल फिर ऑर्टा जिसको बोलते हैं मेन आर्टरी, फिर बॉडी ऑर्गन से मेन वेन लेके आएगा राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल, फिर राइट वेंट्रिकल से मेन पल्मोनरी आर्टरीज को फिर से लाएंगे। इस प्रकार से ब्लड का सर्कुलेशन होते रहता है। तो ह्यूमन बीइंग में ब्लड का सर्कुलेशन है ना, डबल सर्कुलेशन होता है। एक सर्कुलेशन हो रहा है हार्ट और बॉडी पार्ट्स में, और दूसरा हो रहा है हार्ट और लंग्स के बीच में, इसलिए डबल सर्कुलेशन होता है ह्यूमन बीइंग में, ठीक है। ये हम लोग का क्या है, ये हार्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो हार्ट का 2 भाग बांट गया, लेफ्ट और हो गया राइट, ठीक है। इसी प्रकार देखिए लेफ्ट आर्टरी है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट आर्टरियम है, और ये राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या करता है, हमारा हार्ट काम करता है। तो ये हार्ट का काम करने का, ठीक है, वर्किंग है, मॉडल है। आगे चलते हैं हम लोग। तो ये हार्ट का फिगर है, ठीक है। हार्ट में जो हार्ट को जो 2 भागों में बांटता है उसको बोलते हैं सेप्टम, और इधर की साइड वाला को बोलते हैं लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, उसको बोलते हैं राइट साइड ऑफ द हार्ट। और ये हो गया लेफ्ट आर्टरियम, हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ये राइट आर्टरियम। तो यहाँ पर देखिए जो हम लोग को 4 चैम्बर है, ये वर्क कैसे करता है। जैसे हम लोग को ब्लड आता है और लेफ्ट आर्टरियम में आता है, लेफ्ट आर्टरियम से जैसे ब्लड आता है लेफ्ट वेंट्रिकल, तो लेफ्ट वेंट्रिकल जब इधर से ब्लड पंप करता है, जब
कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और राइट आर्टरियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। तो मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है और ये अभी रिलैक्स है। जब ये रिलैक्स होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो इस प्रकार से तिरछा काम करता है। जब ये ब्लड का पंप करता है तो ये ब्लड यहाँ पर आता है। जब यहाँ ब्लड आता है तो यहाँ ब्लड से जाता है। तो ये इस प्रकार से ये तिरछा काम करते हैं और इस प्रकार से ये तिरछा काम करते हैं। ये इसके साथ पेयर है, ये इसके साथ। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा यहाँ से ब्लड जाएगा तो यहाँ ब्लड आएगा, तो यहाँ ब्लड आएगा तो यहाँ से ब्लड जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वर्क करते हैं हार्ट। इस पर से हार्ट ये हमारे वर्क करते हैं। अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं, यहाँ पर क्या देखिए, बोला है कि why 4 चैम्बर इन हार्ट। हार्ट में 4 चैम्बर क्यों है? देखिए क्या है, तो warm blooded creatures such as humans require a constant high level of oxygen to maintain body temperature and energy requirement। तो बोला है कि जो वार्म ब्लडेड जो एनिमल होते हैं, तो वार्म ब्लडेड एनिमल जैसे ह्यूमन बीइंग, तो इनको ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए ताकि इनके सेल में ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो सके, ठीक है, और बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। ठीक है, अब 4 चैम्बर हार्ट एनेबल दैट बाय प्रिवेंटिंग ऑक्सीजन रिच एंड ऑक्सीजन पोर ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग। तो इसलिए 4 चैम्बर क्या जो हार्ट है, 4 चैम्बर हार्ट क्या करते हैं, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाते हैं और इस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स होने नहीं देते हैं। इसलिए क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन रिच ज्यादा होता है, ऑक्सीजन में दूसरे ब्लड में दूसरे गैस मिलते नहीं है। तो ये 4 चैम्बर होने का ये फायदा है। और 4 चैम्बर इसलिए जरूरी है क्योंकि ह्यूमन बीइंग को ज्यादा एनर्जी चाहिए और ज्यादा एनर्जी के लिए ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, है ना। और अगर मान लीजिए कम चैम्बर आता तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाता तो दिक्कत होता है। इसलिए ह्यूमन बीइंग में 4 हार्ट है, 4 चैम्बर हार्ट है, ठीक है, ताकि ऑक्सीजन सप्लाई हाई बना रहे और बॉडी में जितना जरूरत है एनर्जी का और टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए वो मिलते रहे। ठीक है, बोला सिंस ऑक्सीजनेटेड ब्लड डज नॉट मिक्स विद डिफ्यूजन ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एवरी सेल इन द बॉडी रिसीव the richest possible supply of oxygen helping us think, move, digest and function better। बोला कि जो 4 चैम्बर हटने का फायदा यह है कि ऑक्सीजन कहीं भी मिलता नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड से। ऑक्सीजन अलग मूव करता है, कार्बन डाइऑक्साइड अलग मूव करता है। इसके कारण क्या होता है, थिंक सोचने का, मूव चलने, डाइजेस्ट पचाने का, कोई भी काम हम अच्छी तरह से कर लेते हैं क्योंकि एनर्जी हमें हमारे शरीर में जल्दी प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या देखिए, आर्टरियम और वेंट्रिकल में क्या अंतर है। तो आर्टरियम क्या करता है, अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट के ऊपर वाले भाग, दो ऊपर वाले भाग उसको बोलते हैं आर्टरियम। और वेंट्रिकल, आर्टरियम को क्या, दोनों आर्टरियम लेफ्ट एंड राइट आर्टरियम दोनों क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। एक रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और एक रिसीव करता है डिफ्यूजन ब्लड। और वेंट्रिकल क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। एक पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, लेफ्ट वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है और राइट वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है। ये दोनों में अंतर है आर्टरियम में वेंट्रिकल में। वाल्स आर थिन, इसके वाल्स पतले होते हैं, इसके वाल मोटे होते हैं, ये पंप करते हैं ब्लड को, इसलिए मोटे होते हैं। रिसीव ब्लड फ्रॉम वेन्स, ये ब्लड को रिसीव करता है वेन से और लो प्रेशर। और ये क्या करते हैं, ब्लड को रिसीव करते हैं आर्टरी से, हाई प्रेशर ये रिसीव करते हैं आर्टरी से, रिसीव करते हैं वेन से। तो ये अंतर है दोनों में। अब आगे देखते हैं, अरे यहाँ पर क्या देखें, डबल सर्कुलेशन। तो ब्लड फ्लो ट्वाइस थ्रू द हार्ट बिफोर कंप्लीटिंग अ फुल सर्किट। पूरा मतलब कंप्लीट सर्कुलेशन होने के लिए ब्लड 2 बार सर्कुलेट होता है। सिंगल सर्कुलेशन देखिए क्या होता है, पूरा ब्लड पासेस ओनली वंस थ्रू द हार्ट इन अ कंप्लीट साइकिल। सिंगल में एक ही बार पास होता है और डबल में हार्ट ब्लड 2 बार पास होता है, एक बार लेफ्ट साइड और एक बार राइट साइड। तो ये हो गया डबल सर्कुलेशन। और सिंगल सर्कुलेशन में ब्लड एक ही बार पास होता है, ठीक है, एक ही बार। अब उसको देखिए क्या है, एनिमल्स जो हार्ट चैम्बर, जैसे बर्ड्स, मैमल्स है ना, इसमें 4 चैम्बर है, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, ये वार्म ब्लड है, ठीक। उसके बाद एक एम्फीबियंस में 3 चैम्बर होते हैं, पार्शियल डबल सर्कुलेशन, इसमें डबल सर्कुलेशन पूरा नहीं है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिक्स हो जाते हैं। क्योंकि इनका जो वेंट्रिकल है, एक ही वेंट्रिकल है,
तो ये वेंट्रिकल डिफ्यूज्ड ब्लड को भी पंप करता है और ऑक्सीजन ब्लड को भी पंप करता है, इसलिए मिक्स हो जाता है, ठीक है। इसलिए कोल्ड ब्लडेड वाला एनिमल्स है। फिश जो है इनमें दो चैम्बर है, इसमें सिंगल सर्कुलेशन होता है, ब्लड एक ही बार जाता है हार्ट में, है ना। उसके बाद ये कोल्ड ब्लडेड है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये है लंग्स से ब्लड को लाता है कौन, तो लंग्स से ब्लड को लाता है पल्मोनरी वेन लाता है। कहाँ पर लाता है, तो लाता है लेफ्ट आर्टरियम से कहा जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है ब्लड, किसे आता है ऑर्टा से, उसको आर्टरी बोलते हैं, मेन आर्टरी। ये कहाँ आता है बॉडी सेल में क्या होता है रिस्पिरेशन होने के बाद इसमें क्या मिल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये ब्लड क्या होता है डीऑक्सीनेटेड, तो ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड कौन कैरी करता है वेन्स। अब वेन्स कैरी करके कहाँ आता है वेना कावा के थ्रू राइट आर्टरियम, फिर राइट आर्टरियम से कहाँ आता है राइट वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल पंप करता है ब्लड को, तो पल्मोनरी आर्टरीज को जाता है फिर से लंग्स के पास, यहाँ पर क्या होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो इस प्रकार से क्या होता है हमारे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है। तो ठीक है, आगे चलते हैं हम। आगे क्या देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था 20, 22, 23, 25 2 साल का छोड़कर पूछा गया है 20, 22, 23, इसमें लगातार पूछा गया 25, पता नहीं इस बार पूछेगा कि नहीं। क्वेश्चन क्या देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर, Which of the following statement is true about the human heart? पूरा कौन सही है, ठीक है। क्वेश्चन है राइट आर्टरियम रिसीव ऑक्सीडेटेड ब्लड, तो राइट आर्टरियम तो ऑक्सीडेटेड ब्लड को रिसीव नहीं करता है, रिसीव करता है हम लोग को लेफ्ट आर्टरियम। ये हो गया गलत, इसमें कौन सही है वो लिखना है, ठीक है। लेफ्ट आर्टरियम ट्रांसफर ऑक्सीडेटेड ब्लड टू लेफ्ट वेंट्रिकल, तो लेफ्ट आर्टरियम ट्रांसफर ऑक्सीडेटेड ब्लड टू लेफ्ट वेंट्रिकल। हाँ देखिए, लेफ्ट आर्टरियम ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल इज सेंड्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। देखिए ये सही है, राइट आर्टरियम रिसीव द ऑक्सीजन ब्लड, ठीक है। राइट आर्टरियम रिसीव करता है ऑक्सीजन ब्लड थ्रू वेना कावा फ्रॉम अपर एंड लोअर बॉडी पार्ट। देखिए ये भी सही है। उसके बाद क्या है, लेफ्ट आर्टरियम ट्रांसफर ऑक्सीडेटेड ब्लड, देखिए लेफ्ट आर्टरियम ऑक्सीजन ब्लड को ट्रांसफर नहीं करता है, ट्रांसफर ब्लड टू ऑर्टा, ये तो गलत हो गया, तो सही कितना है 2, बी और एक डी सी, तो आंसर कितना होगा बी एंड सी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, तो देखिए 2019 में पूछा गया, 20 में, 22 में, 24 में। ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है स्टेट रीजन फॉर द फ्लोइंग, इसमें रीजन बताना है। द मस्कुलर वॉल ऑफ द वेंट्रिकल आर थिकर देन दोज ऑफ आर्टेरिया, जो वेंट्रिकल का जो वॉल होता है वो मोटा होता है आर्टेरिया से, मतलब आर्टरियम से। तो इसलिए मोटा होता है क्योंकि वेंट्रिकल वॉल क्या करता है ब्लड को पंप करता है, इसलिए मोटा होता है, ठीक है। तो आर्टरीज है थिक एंड इलास्टिक वॉल, तो आर्टरीज क्या होता है, इसका वॉल क्या होता है मोटा होता है, इलास्टिक होता है, कि ब्लड को पंप करता है। तो सर्कुलेट ऑफ ब्लड इन एक्वाटिक vertebrate differ from that in terrestrial vertebrate। तो सर्कुलेट ऑफ ब्लड इन एक्वाटिक में जो होता है, एक्वाटिक एनिमल्स में ब्लड जो सर्कुलेट होता है वो जैसे फिश में वो सिंगल सर्कुलेशन होता है। उसके बाद उस पर अलग कैसे, उसमें जो गिल्स में आता है वो डायरेक्ट जाता है ब्लड, और गिल्स क्या करता है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। देखिए यहाँ पर देखिए उसका आंसर है, देखिए terrestrial vertebrate are warm-blooded and hence require constant and high level oxygen to maintain temperature। तो ये warm-blooded वाले को बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए ताकि उनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहे और एनर्जी भी क्या मिले ज्यादा। सो दे हैव डबल सर्कुलेशन, इसलिए क्या है डबल सर्कुलेशन। जबकि एक्वाटिक वर्टिब्रेट्स आर कोल्ड ब्लडेड, जो कि एक्वाटिक एनिमल क्या है कोल्ड ब्लडेड, पानी में रहते हैं, एंड डू नॉट रिक्वायर सच हाई लेवल ऑक्सीजन, उनको ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा नहीं चाहिए। सो दे हैव सिंगल सर्कुलेशन सिस्टम, इसमें क्या होता है सिंगल सर्कुलेशन सिस्टम है, क्योंकि वो ऑलरेडी उनका बॉडी क्या होता है ठंडा रहता है, तो पानी में रहते हैं। तो इस कारण से क्या है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का डबल सर्कुलेशन होता है और उनमें एक्वाटिक में क्या होता है सिंगल, ठीक है। अब बाकी देखिए आर्टरी कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट, आर्टरी क्या करता है ब्लड कैरी करता है कहाँ से हार्ट से, इसीलिए इनका जो
इसमें हाई प्रेशर से ब्लड जाता है, इसलिए इनका वॉल क्या होता है, थिक और इलास्टिक, ताकि जो आर्टरी है फटे ना, तो ब्लड सेक्रेशन होने लगेगा। ठीक, आगे चलते यहाँ पर क्या देखें, आगे लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड। तो लिम्फ क्या है, सम कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड लीक थ्रू पोर्स इन वॉल ऑफ कैपिलरीज, है ना। जैसे कुछ जो ब्लड होते हैं वो जैसे रिस्पिरेशन होने के बाद वो सेल से वो चले जाते हैं पोर्स में, जो लिम्फेटिक सिस्टम जो लिम्फ वेसल से वहां चले जाते हैं। ठीक है, जैसे प्लाज्मा हो गया, प्रोटीन हो गया, ब्लड से ये सब आरबीसी नहीं जाते। ठीक है, तो देखिए एक लिम्फ होता है क्या है, कलरलेस एक फ्लूइड है, जैसे ब्लड इस पर फ्लूइड है, कंटेन लेस प्रोटीन देन ब्लड, ब्लड जितना प्रोटीन होता है उससे कम होता है इसमें लिम्फ में। ठीक है, लिम्फ इज ए पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, ये लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है, इसको इम्यूनिटी सिस्टम भी बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम को। तो लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है लिम्फ फ्लो इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज, ये लिम्फेटिक कैपिलरीज में फ्लो होता है कि जॉइन टू फॉर्म लार्जर लिम्फ वेसल। तो लिम्फ फ्लो होता है लिम्फ कैपिलरीज में, आ रही है लिम्फ कैपिलरीज किससे जुड़ता है, जाके लार्जर लिम्फ वेसल में जुड़ जाता है। ठीक, दिस वेसल फाइनली मर्ज इनटू लार्जर वेन, और फिर ये जाके वेन में मिल जाता है, फिर वेन से चला जाता है, फिर ब्लड में, फिर ब्लड में जाने के बाद फिर ब्लड में चला जाता है। तो इस प्रकार से लिम्फ काम करता है। लिम्फ क्या करता है, रिस्पिरेशन होने के समय अगर किसी प्रकार के मान के लिए कुछ जो वेस्ट मटेरियल है या फिर जैम है या फिर कुछ प्रोटीन से ये सब उस लिम्फ के जो कैपिलरीज है, लिम्फ कैपिलरीज में इंटर होता है, और लिम्फ कैपिलरीज से लिम्फ क्या है, लिम्फ कैपिलरीज में जाने के बाद लार्जर लिम्फ वेसल में जाता है, लार्जर लिम्फ वेसल फिर जाके कहाँ से होता है, लार्जर वेन में। इस प्रकार से फिर से ये जो भी प्रोटीन है फिर चला जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है, कैरी डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन, राइट। ये क्या करता है, कैरी करता है डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन, ड्रेन एक्सेस फ्लूइड, ज्यादा फ्लूइड हो गया तो उसको क्या करता है, निकालता है बैक इनटू द ब्लड से। उसमें लिम्फ कंटेन लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट क्या करता है, and that help defend the body, जो बॉडी को बचाव करता है, फाइट करता है बीमारियों से, अगेंस्ट इन्फेक्शन से फाइट करने में सहायता करता है, क्योंकि लिम्फ में क्या होता है, लिम्फोसाइट मतलब WBC, जो क्या करता है हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है बीमारियों से क्या करता है, फाइट करता है। व्हाट इज लिम्फ एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम ब्लड। ठीक है, तो ये अलग क्यों समझाएंगे, क्योंकि ये ऑक्सीजन कैरी करता है डाइजेस्टेड फूड को, जब ये क्या कैरी करता है, ये कैरी करता है कैरी डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन, और क्या करता है, ये ड्रेन्स करता है एक्सेस फ्लूइड को, और ये कंटेन करता है लिम्फोसाइट्स को, जो कि लिम्फोसाइट क्या करता है, हमारी बॉडी को डिफेंड, हमारी बॉडी को डिफेंड करता है, बचाता है डिजीज से। आगे चलते हैं, यहाँ पर क्या है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। देखते हैं प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए किसी प्रकार का किसी प्रकार के सिस्टम नहीं, इसमें इसके दो ट्रांसपोर्ट, इसका वास्कुलर टिश्यूअल ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए स्लो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, प्लांट डू नॉट मूव, प्लांट्स मूव नहीं करता है, हैव अ लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल इन मैनी टिश्यूज, तो कुछ डेड सेल जाते हैं। ठीक है, hence they have low energy need and use slow transport system, इसलिए इनको कम एनर्जी चाहिए कि ये मूव नहीं करते हैं, इनके सेल डेड होते हैं, जो इसलिए क्या आते हैं, इनको कम एनर्जी चाहिए। अब कम एनर्जी चाहिए इसलिए इनको इनका जो ट्रांसपोर्ट होता है वो स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ठीक है, बट ट्रांसपोर्टेशन डिस्टेंस कैन बी वेरी लार्ज, लेकिन इसका जो डिस्टेंस लंबा होता है, क्योंकि इस पेड़ लंबे होते हैं तो इसका ट्रांसपोर्टेशन दूरी क्या होता है, बढ़ जाता है। इसमें ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए दो टिश्यू है, इसको हम लोग बोलते हैं वास्कुलर टिश्यू, इसमें एक है आपका जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। और इंडिपेंडेंट कंडक्टिंग ट्यूब, ये इंडिपेंडेंट कनेक्टिंग ट्यूब है ना, ये जो कंडक्ट करता है, एक कंडक्ट करता है जाइलम वाटर कंडक्ट करता है, और मिड आई फ्लोएम प्रिपेयर फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। तो चलते हैं हम फीचर देखते हैं, जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है। तो देखिए जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर एंड मिनरल,
अब फ्लोएम क्या काम करता है, फूड, एमिनो एसिड एंड अदर सब्सटेंसेस। उसके बाद देखिए डायरेक्शन ऑफ फ्लो। फ्लो क्या करता है, इसका यूनिट डायरेक्शन है। ये यूनिट डायरेक्शन क्या है, ये अपवर्ड की ओर फ्लो होता है। ट्रांसपोर्ट जो जाइलम को ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल अपवर्ड की ओर ट्रांसपोर्ट करता है रूट से लिप्स की ओर, जबकि इनका जो बाय डायरेक्शनल है किसी भी दिशा में ऊपर नीचे फ्लो करता है। इसमें फ्लोएम जो फूड को ऊपर दिशा में कहीं कहीं फ्लो कर सकता है। उसका प्रोसेस इन्वॉल्व, इसमें क्या होता है, फिजिकल प्रोसेस सच एज रूट प्रेशर एंड ट्रांसप्रेशनल पुल। इसमें क्या होता है, रूट प्रेशर से क्या होता है, सक्शन के ऐसा काम करता है, जो इसका रूट है इसका करता है सक्शन से सक करता है वाटर को, और फिर इसके जब ज्यादा हो जाता है तो ट्रांसप्रेशन करता है, लॉस करता है वाटर को लिप्स से। इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसमें एनर्जी लगता है, रिक्वायर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसमें एनर्जी चाहिए, और इसमें फिजिकल प्रोसेस से क्या करता है, वाटर अपवर्ड की ओर फ्लो होता है। उसके बाद देखिए इसमें मेन टिश्यू इन्वॉल्व, इसमें जाइलम, बेसिल और ट्रेचिड मेन है, इसमें सीव ट्यूब और कंपेनियन स्लिंग, इसमें मेन टिश्यू इन्वॉल्व होता है। ये दोनों के बीच में डिफरेंसेस है जाइलम एंड फ्लोएम, जो कि प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन करने में सहायता करते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। तो वाटर को ट्रांसपोर्ट कौन करता है प्लांट्स में, जाइलम करता है। इसको रूट प्रेशर, रूट टेक अप आयंस फ्रॉम सॉइल व्हिच क्रिएट डिफरेंसेस इन द कंसंट्रेशन ऑफ दिस आयंस। तो रूट प्रेशर क्या है, रूट क्या करता है, आयंस को या सॉइल से जो वाटर को से क्या करता है, ऊपर की ओर क्या करता है, सक करता है। ठीक है, वाटर फ्रॉम सॉइल मूव इनटू द रूट, वाटर क्या है सॉइल से रूट में आ जाता है। ठीक है, देयर इज ए कांस्टेंट मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू रूट, जाइलम में वाटर इज स्टेडली पुश अपवर्ड। तो क्या करता है, जाइलम के थ्रू वाटर क्या होता है, कांस्टेंट मूव होते जाता है, अपवर्ड की ओर जाते रहता है। अब ट्रांसप्रेशन, तो ट्रांसप्रेशन क्या है, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर बाय द प्लांट्स इज कॉल्ड ट्रांसप्रेशन। तो पूरा प्लांट्स क्या करता है, जो वाटर को लॉस करता है वेपर के फॉर्म में स्टोमेटा के थ्रू से, उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसप्रेशन। जब प्लांट्स में एक्सेस वाटर हो जाता है, पानी की मात्रा बढ़ जाता है, तो प्लांट्स क्या करता है, वाटर को लॉस करता है ट्रांसप्रेशन के फॉर्म में स्टोमेटा के थ्रू से। ठीक है, तो रोल ऑफ ट्रांसप्रेशन, तो ट्रांसप्रेशन होने से क्या होता है, रोल ऑफ ट्रांसप्रेशन, ट्रांसप्रेशन है क्या, एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। अगर प्लांट्स में ट्रांसप्रेशन नहीं होगा तो वाटर का जो मूवमेंट होगा अपवर्ड की ओर नहीं होगा। ठीक है, तो अपवर्ड्स जो ऊपर की ओर जो वाटर का मूवमेंट होता है, तो इसके लिए ट्रांसप्रेशन जरूरी है। प्लांट ट्रांसप्रेशन नहीं करेगा तो वाटर का जो मूवमेंट है अपवर्ड की ओर सॉइल से ऊपर की लिप्स की ओर वो रुक जाता है। ठीक है, इसलिए जरूरी है। टेम्परेचर रेगुलेट, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। ठीक है, तो इसलिए जरूरी है ट्रांसप्रेशन। अगर ट्रांसप्रेशन नहीं होगा तो प्लांट्स के अंदर में टेम्परेचर बढ़ जाएगा। डे टाइम मेजर फोर्स इज ट्रांसप्रेशन, फुल नाइट टाइम रूट प्रेशर। दिन के समय क्या मेजर फोर्स इज ट्रांसप्रेशन, दिन के समय क्या है, जो ट्रांसप्रेशनल पुल क्या काम करता है, नाइट के टाइम में रूट प्रेशर। अब आ जाता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। तो ट्रांसलोकेशन मतलब जो फूड है एक जगह से जाना क्या होता है, ट्रांसलोकेशन। तो इसको कौन करता है, फ्लोएम। कौन करता है, फ्लोएम। द ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। पूरा एक फूड क्या है, प्रिपेयर्ड फूड जो लीव्स में होता है, लीव्स से प्लांट के सभी भागों में प्रिपेयर्ड फूड को ट्रांसफर होना क्या कहलाता है, ट्रांसलोकेशन। क्या कहलाता है, ट्रांसलोकेशन। फ्लोएम ट्रांसलोकेट्स द फूड मेड इन द लीव्स। फ्लोएम क्या करता है, जो फूड प्रिपेयर होता है लीव्स में उसको ट्रांसपोर्ट करने में सहायता करता है। These substances are specially delivered to the storage organ of roots, fruits and seeds and to growing organ। तो ये जो फूड है ये विशेष रूप से कहाँ खाया जाता है, तो प्लांट्स के रूट्स में जाता है, फ्रूट्स में जाता है, सीड में जाता है, जहाँ प्लांट से ग्रोइंग ऑर्गन है वहाँ पर जाता है। ये जो प्रिपेयर्ड फूड है इसको फ्लोएम वहाँ तक ले जाता है। ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया 2018 में, 20 में, 22 में, 24 पूछा गया था। ये क्वेश्चन क्या है, द प्रोसेस इन विच ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन प्लांट इज नोन एज। तो वो है कि वह प्रक्रिया जिसमें
ट्रांसफर होता है सोल्यूबल प्रोडक्ट को फोटोसिंथेसिस के लिए, तो कौन सा ट्रांसफर होता है, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ट्रांसफर। सोल्यूबल प्रोडक्ट को फोटोसिंथेसिस में जो स्टार्च प्रोड्यूस होता है उसको ट्रांसपोर्ट करता है, उस प्रक्रिया क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन से क्या होता है, फूड क्या होता है, लीफ से पौधे के अलग अलग भागों में जाता है, उस प्रक्रिया को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ठीक है। नेक्स्ट हो यहाँ पर क्या है, 2019 21 27% पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, ऑब्जर्व द फ्लोइंग डायग्राम एंड आइडेंटिफाई द प्रोसेस एंड गेट साइंटिफिक एविडेंस फ्रॉम द फ्लोइंग ऑप्शन। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, ये हो रहा है ट्रांसप्रेशन हो रहा है, क्योंकि वाटर वेपर के रूप में पानी क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, तो ये हो रहा है ट्रांसप्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांसप्रेशन हो रहा है, यहाँ पर देखिए ट्रांसप्रेशन क्रिएट अ सक्शन फोर्स व्हिच पुल्स वाटर इनसाइड द प्लांट, है ना। तो ये ट्रांसप्रेशन हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, सक्शन बन जा रहा है, सक कर रहा है पानी को, टिप से बाहर जा रहा है जिससे के द्वारा प्लांट्स के अंदर। अब आगे हम चलते हैं, हम यहाँ पर क्या है, एक्सक्रीशन। जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है ऑर्गेनिज्म के मतलब एनिमल्स के बॉडी के अंदर, तो उसको रिमूव करने के लिए क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है ना। तो ह्यूमन बीइंग में जो होगा एक्सक्रीशन कैसे होता है वो देखेंगे। देखिए, रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट, मतलब मेटाबॉलिक जो हमारे बॉडी के अंदर जो केमिकल प्रोसेस होता है, केमिकल प्रोसेस में जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है, उस वेस्ट जैसे मुख्य रूप से इसमें यूरिया प्रोड्यूस होता है, तो इसको रिमूव करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। इसमें क्या होता है, मुख्य रूप से यूरिया और यूरिक एसिड होता है। ठीक है, तो द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग इंक्लूड, तो ह्यूमन बीइंग के एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या आता है, तो ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपका किडनी है, आप पेयर ऑफ यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा। देखिए यहाँ पर क्या है, ह्यूमन में एक्सक्रीटरी सिस्टम है, तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपका क्या हो गया, दो किडनी हो गया, वो ना, उसके बाद क्या हो गया, यूरेटर हो गया, लेफ्ट राइट हो गया, उसके बाद हो गया यूरिनरी ब्लैडर हो गया और यूरेथ्रा। ये सब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में। ठीक है, तो सबसे सबका क्या क्या काम है, सबसे किडनी क्या करता है, नाइट्रोजनस वेस्ट, जो नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे यूरिया और यूरिक एसिड जो प्रोड्यूस होता है उसको क्या करता है, फिल्टर करता है ब्लड से। किडनी, तो किडनी क्या करता है, किडनी फिल्टर नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द ब्लड में जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होता है, रेस्पिरेशन के समय उसको ये फिल्टर करता है किडनी। तो किडनी क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करता है, जो ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट रहता है। उसके बाद पेयर ऑफ यूरेटर क्या करता है, यूरेटर क्या करता है, जो वेस्ट मटेरियल है उसको क्या करता है, किडनी करके ले जाता है कहाँ पर, यूरिनरी ब्लैडर पर। देखिए, कनेक्ट द किडनी विथ यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर है और किडनी, तो किडनी और यूरिनरी ब्लैडर को कनेक्ट करने का काम करता है यूरेटर। दो यूरेटर है, लेफ्ट और राइट। यूरिनरी ब्लड, यूरिन इज स्टोर्ड इन यूरिनरी ब्लैडर अंटिल इट इज पास आउट, है। तो यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है, यूरिन स्टोर होता है, जब तक क्या करता है कोई इसकी इसको से कोई जब तक ये निकलता नहीं तब तक ये स्टोर होता है यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन। ठीक है, यूरेथ्रा क्या ट्रांसफर यूरिन आउट ऑफ द बॉडी, तो बॉडी के बाहर क्या होता है, यूरिन को निकालने का काम करता है यूरेथ्रा। तो ठीक है, ये क्वेश्चन 2018, 20, 22, 24 से पूछा गया क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग इन द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो किडनी का काम, तो किडनी काम करके क्या करता है, किडनी फिल्टर करता है नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द ब्लड। यूरेटर क्या करता है, ये कनेक्ट करता है किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, कलेक्ट द यूरिन अंटिल इट इज नॉट पास्ड आउट फ्रॉम द बॉडी, जब तक बॉडी से बाहर निकलता तब तक कलेक्ट करके रखता है यूरिन को, यूरिनरी ब्लैडर। ये काम है तीनों का। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी यहाँ पर क्या देखिए, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या देखिए, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, है। इस किडनी हैज बिलियंस ऑफ नेफ्रॉन। और किडनी का जो कार्य करने की और बनावट की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है, नेफ्रॉन। क्या है, नेफ्रॉन। और प्रत्येक जो किडनी है वो लाखों नेफ्रॉन से मिलकर बने। ठीक है, तो नेफ्रॉन क्या करता है, एक्सक्रीटरी यूनिट है, ये किडनी का एक्सक्रीटरी यूनिट है, यही एक्सक्रीशन करने का, फिल्टर करने का काम करता है। तो नेफ्रॉन यहाँ पर देखते हैं, नेफ्रॉन का जो मुख्य रूप से यहाँ पर देखिए, नेफ्रॉन जो कौन कौन से पार्ट्स है नेफ्रॉन, जैसे आपका हो गया ग्लोमेरुलस हो गया,
और ये बॉमेन कैप्सूल। तो मुख्य रूप से दो है इसमें ग्लोमेरुलस और बॉमेन कैप्सूल। यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले जो हम लोग का जो ब्लड है, जो डीऑक्सीडेटेड ब्लड है उसको लाता है रेनल आर्टरी से। वो आता है कहाँ पर, ये आता है नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन के दो पार्ट्स, एक है ग्लोमेरुलस और आता है बॉमेन कैप्सूल। तो ग्लोमेरुलस क्या करता है, यहाँ पर ग्लोमेरुलस क्या करता है, नाइट्रोजनस वेस्ट, ग्लूकोज, वाटर, एमिनो एसिड, एक्सक्रीट साल्ट फ्रॉम द ब्लड एंड फिल्टर इनिशियली फिल्टर इंटर इनटू बॉमेन कैप्सूल। तो जो भी यहाँ से जो आ रहे हैं, जो डर्टी ब्लड जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट मिला है, ये रेनल आर्टरी के थ्रू सबसे पहले एंटर करता है ग्लोमेरुलस में। तो ग्लोमेरुलस क्या करता है, इसको फिल्टर करता है और फिल्टर करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल उसको बॉमेन कैप्सूल में जो वेस्ट मटेरियल है उसको फिर से क्या करता है, वेस्ट मटेरियल को फिल्टर इनिशियली इंटर इनटू बॉमेन कैप्सूल ऑफ द नेफ्रॉन। उसके बाद क्या होता है, फिल्टर करने के बाद चला जाता है बॉमेन कैप्सूल। तो सबसे पहले जो इम्प्योर ब्लड है वो इंटर करता है बॉमेन कैप्सूल में, ठीक है। तो बॉमेन कैप्सूल में जैसे ही ब्लड इंटर करता है तो यहाँ से फिल्टर होने के बाद ये जो ब्लड जाता है, ये आपका ब्लड क्या है, ये कैपिलरीज में जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अगर मान के लिए वह यूजफुल सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट एंड मेजर अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम द फिल्टर and reabsorbed back by the capillaries surrounding the nephron। देखिए अगर मान के लिए किसी कारणवश अगर जब ये ब्लड मान के लिए फिल्टर होने के बाद ब्लड फिल्टर कहाँ पर हो रहा है, बॉमेन एंड ग्लोमेरुलस में। कहाँ पर, ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस में ब्लड फिल्टर होने के बाद अगर मान के लिए किसी कारणवश अगर जो यूजफुल सब्सटेंस अगर ये कैपिलरीज में चला गया तो कैपिलरीज से फिर क्या होता है, ये यूजफुल सब्सटेंस को रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद ट्यूबुलर सेक्शन, यूरिया एक्स्ट्रा वाटर एंड सॉल्ट आर सेक्रेटेड इनटू द ट्यूबल्स व्हिच ओपन अप इनटू द कलेक्टिंग डक्ट एंड देन इनटू द यूरेटर। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या ट्यूबुलर सेक्रेशन। तो ट्यूबुलर सेक्रेशन में क्या आता है, जो वेस्ट मटेरियल से यूरिया सब जो फिल्टर हो जाता है ये चला जाता है ट्यूबल्स में, और ट्यूबल से फिर कहाँ चला जाता है, ये ट्यूबल्स में जाने के बाद ये चला जाता है आपका यूरेटर में, ठीक है। इस प्रकार से क्या होता है, ब्लड क्या होता है, फिल्टर होता है। ये यहाँ पर देखिए ये ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस में आता है इम्प्योर ब्लड, यहाँ से फिल्टर होता है और ये फिर जाता है फिल्टर होके कैपिलरीज में, और जो वेस्ट मटेरियल है वो जाता है ट्यूबल्स में, है ना। जो फिल्टर ब्लड हो जाता है कैपिलरीज में और जो वेस्ट मटेरियल हो जाता है ट्यूबल्स में, ठीक है। तो ट्यूबल्स में अगर मान के इंपॉर्टेंस अगर कोई यूजफुल मटेरियल चला जाता है तो फिर से उसको कैपिलरीज क्या करता है, उसको रीअब्सॉर्ब कर लेता है, क्योंकि ट्यूबल्स के चारों तरफ ये क्या होता है, ये देखिए ये कैपिलरीज है ट्यूबल्स के चारों तरफ, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं। तो इस प्रकार से देखते हैं, मान के हम लोग मेन जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो किडनी का हुआ है नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन मिलियंस ऑफ किडनी का जो एक्सक्रीटरी यूनिट है वो कौन है, नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन्स क्या है, मिलियंस ऑफ किडनी क्या है, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन से मिलके बना हुआ। और नेफ्रॉन्स के कितने पार्ट्स है, दो पार्ट्स है, एक कौन है ग्लोमेरुलस और एक बॉमेन कैप्सूल। ग्लोमेरुलस क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करता है और फिल्टर ब्लड को भेजता है कैपिलरीज में, और जो बॉमेन कैप्सूल क्या करता है, वेस्ट मटेरियल को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। एक क्वेश्चन 2018, 20, 22 और 24 में पूछा गया था, अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब डिपेंड ऑन, जो वाटर जो यहाँ क्वेश्चन है, हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस इन द ह्यूमन बॉडी, एक्सप्लेन द बेसिक प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। तो बोला कि जो कैसे यूरिन प्रोड्यूस होता है ह्यूमन बीइंग में, तो इसको बेसिक प्रोसेस को क्या करना है, बताना है। तो यूरिन प्रोड्यूस कैसे होता है, सबसे पहले इम्प्योर ब्लड में आता है किडनी में जाता है, किडनी में बॉमेन क्या किडनी में जो आपका ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस क्या करता है, उसको फिल्टर करता है, और
जो वेस्ट मटेरियल वो जाता है वोमेन कैप्सूल में, और जो प्योर ब्लड है वो जाता है कैपिलरीज में। और फिर इस प्रकार से क्या होता है, यूरिन क्या होता है वोमेन कैप्सूल के बाद सीधे जाता है ट्यूबल्स में, ट्यूबल से फिर यूरेटर में, फिर यूरिनरी में जाकर जमा होता है। तो इस प्रकार से यूरिन प्रोड्यूस होता है ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, मच्छर बढ़ जाने का काम भी करता है बहुत, तो मच्छर बढ़ जाने। तो क्वेश्चन ये क्या 2020 में 22 में 25 में पूछा गया था, राइट वन स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इन रिलेशन टू एक्सप्रेशन ह्यूमन बीइंग। तो बोला है कि राइट वन स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन, प्रत्येक ऑर्गन का जो इसका फंक्शन लिखना है। जैसे रेनल आर्टरी, रेनल आर्टरी करता है क्या है, रेनल आर्टरी ऑक्सीजन ब्लड को डिऑक्सीजन ब्लड को लाता है किडनी में। यूरेथ्रा क्या करता है, यूरेथ्रा और यूरिन को क्या करता है, बाहर करता है बॉडी से। ग्लोमेरुलस क्या करता है, ग्लोमेरुलस क्या करता है, ये फिल्टर करता है डिऑक्सीजन ब्लड को। ट्यूबल पार्ट क्या करता है, ट्यूबल क्या करता है, ये कैरी करता है वोमेन कैप्सूल से और यूरिनरी ब्लडर तक, यूरेटर तक कैरी करके ले जाता है यूरिन को। तो ये देखिए इसका फंक्शन है ना। रेनल आर्टरी क्या करता है, ब्रिंग ऑक्सीजन ब्लड विथ वेस्ट टू किडनी फॉर फिल्ट्रेशन। ये क्या करता है, ऑक्सीजन ब्लड को लाता है वेस्ट के साथ कहाँ पर, किडनी में फिल्ट्रेशन के लिए। उसके बाद यूरेथ्रा क्या करता है, यूरिन को क्या करता है, रिमूव करता है बॉडी से। ग्लोमेरुलस क्या करता है, नाइट्रोजनस वेस्ट को क्या करता है, जैसे ग्लूकोज वाटर एमिनो एसिड साल्ट को क्या करता है, फिल्टर करता है। और ट्यूबल क्या करता है, हेल्प सेलेक्टिव रीऑब्जर्वेशन ऑफ द ग्लूकोज। ग्लूकोज अगर मान लिया एमिनो एसिड चला गया तो उसको फिर से रीऑब्जर्व करता है ना। और फिर क्या करता है, इसको अमाउंट ऑफ वाटर बैक टू कैपिलरी। और मान के देखो ट्यूबल पार्ट क्या है, ट्यूबल्स अगर मान के किसी प्रकार के ग्लूकोज जो इंपॉर्टेंट एमिनो एसिड चला गया ट्यूबल्स में, तो इसको फिर से क्या करता है, कैपिलरीज क्या करता है, इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। और जो वेस्ट मटेरियल इसको ले जाता है यूरेटर तक, ट्यूबल्स। ठीक है, तो ये इसका काम है। आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या है, देखिए आर्टिफिशियल किडनी जिसको बोलते हैं हेमोडायलिसिस। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का किडनी फेल हो जाता है तो उसको जीवित रखने के लिए एक प्रोसीड्यूर जो किया जाता है उसको वो बोलते हैं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं डायलिसिस, हेमोडायलिसिस। इसमें क्या होता है, आर्टिफिशियल किडनी है जो क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करता है। देखिए in case of kidney failure an artificial kidney can be used, है ना। जब मान लीजिए किसी किडनी फेलियर होता है तो उसको ब्लड को फिल्टर करने के लिए आर्टिफिशियल किडनी का यूज किया जाता है। An artificial kidney remove nitrogenous waste product from the blood through dialysis। डायलिसिस की प्रक्रिया के द्वारा आर्टिफिशियल किडनी क्या करता है, ब्लड को रिमूव करता है। तो ये डायलिसिस क्या है, द रिमूविंग ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द ब्लड by using artificial kidney is called dialysis। तो जो डायलिसिस का एक प्रक्रिया इसमें क्या आता है, आर्टिफिशियल किडनी यूज करके वेस्ट मटेरियल को ब्लड से रिमूव किया जाता है, उसको बोलते हैं डायलिसिस। ठीक है, तो आर्टिफिशियल किडनी नॉट बी एब्जॉर्ब इन्वॉल्व, इसमें रीअब्जॉर्ब जो जैसे ट्यूबल्स में चला जाता था ना एमिनो एसिड जो साल्ट वाटर एसिड, तो उसको फिर से रीअब्जॉर्ब होता है, इसमें रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाता, ये इसका डिसएडवांटेज है। डायलिसिस फ्लूइड सेम ऑस्मोटिक प्रेशर and as blood
विद सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड, है ना। उसके बाद उसमें क्या डायलिसिस में क्या आता है, इसमें ब्लड क्या होता है, फ्लो होता है ना, विदाउट नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजन वेस्ट नहीं होता, पेट्रोल हो जाता है, ठीक है। डायलिसिस फ्लूइड सेम। उसके बाद क्या है, यूज डायलिसिस सॉल्यूशन इज रिच इन यूरिया एंड एक्सेस सॉल्ट। तो यूज डायलिसिस सॉल्यूशन में क्या होता है, रिच इन यूरिया, यूरिया ज्यादा होता है और इसमें सॉल्ट। और डायलिसिस फ्लूइड में सम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड, ब्लड है ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए डायलिसिस की प्रक्रिया दिखाया गया है। इस प्रकार के डायलिसिस प्रक्रिया क्या आता है, ये आर्टिफिशियल किडनी है। जब किसी व्यक्ति का ब्लड किडनी क्या होता है, नेचुरल किडनी खराब कर देता है। आगे यहाँ पर क्या है, एक्सक्रीशन प्लांट एक्सक्रीशन कैसे करता है, देखिए प्लांट का एक्सक्रीशन में ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड बाय ट्रीटमेंट थ्रू स्टोमेटा। प्लांट्स अपना जो गैसियस वेस्ट वो स्टोमेटा से रिमूव करता है डिफरेंट प्रक्रिया के द्वारा। एक्सेस वाटर, अगर एक्सेस वाटर प्लांट्स का हो गया तो एक्सेशन करता है ट्रांसपोर्टेशन के फॉर्म में। अगर मान के प्लांट्स के लीव्स क्या हो गए, पुराने हो गए, बूढ़े हो गए, तो उसे क्या करता है, सेटिंग करता है, गिरा देता है, फिर उसके लिए वेस्ट हो जाता है। प्लांट आल्सो सेक्रेशन सम वेस्ट, कुछ वेस्ट को सेक्रेशन करता है प्लांट, जैसे सब्सटेंसेस जैसे सॉइल, कहां पर शो करता है, सॉइल में। तो इस प्रकार से प्लांट्स क्या करता है, प्लांट्स अपने वेस्ट को कैसे रिमूव करता है, डिफ्यूजन के द्वारा गैसियस वेस्ट को स्टोमेटा के थ्रू, मतलब एक्सेस वाटर को ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, और जो लीव्स है उसको सेटिंग करके कुछ वेस्ट मटेरियल को गम के फॉर्म में क्या करते हैं, सेक्रेशन करके अपने वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीशन करते हैं प्लांट्स, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पूरे लाइफ प्रोसेस का चैप्टर कंप्लीट होता है। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से लगभग 12 नंबर के मार्क्स आते हैं। इसको आप बढ़िया से देखना है ताकि आपका मार्क्स ना छूटे।